नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री का सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 है और ये बाइलिंगुअल सीरीज है। दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न दिखाई देते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अगर पेड कोर्सेज ज्वाइन करने की इच्छा है तो ये पोस्टर आपकी सहायता कर सकता है। और चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में दर्रों से संबंधित प्रश्न है। इसमें यह कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो नीति दर्रा है, मुलिंगला है, दिहांग है और थांगला है। आप जानते हैं कि नीति दर्रा उत्तराखंड में है, तो चाहिए आप 2 से मिलाइए या 4 से मिलाइए। लेकिन इसमें दिहांग दर्रा जो है वो अरुणाचल में है। तो सी का तीसरा है और सी का तीसरा है तो इसमें आराम से आप विकल्प तक पहुंच सकते हैं। इसका जो ए वाला उत्तर है वही सही होगा। मतलब ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 1 होगा। उस हिसाब से इसे मिलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है, जिस पर कि राष्ट्रपति भवन स्थित है। उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा जा रहा है कि ताप्ती नदी ज्वार नदमुख का यानी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। इसके बाद अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम जो स्थल है यानी जहां मिलती है आपस में, वो स्थान देवप्रयाग में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें से आपको गलत का चुनाव करना है, कोई एक गलत है। तो इसमें जो बी वाला है वो गलत है। बी वाला गलत क्यों है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का जो मुल्ताई क्षेत्र है वहां से निकलती है और यह नदी भ्रंश घाटी जो रिफ्ट वैली होती है उसमें प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ये एस्चुरी बनाती है और यहाँ दे रखा है कि ये एस्चुरी नहीं बनाती है, इसलिए यही वाला गलत है। बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ ज्वालामुखी और देश दिया हुआ है। तो कटमई है, क्राकाटाओ है, देवबंद है और माउंट ताल है। इसके देश दिए हुए हैं यूएसए, इंडोनेशिया, इराक और फिलीपींस। इसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो इसमें जो सी वाला है देवबंद इराक दिया हुआ है, देवबंद का जो इराक दे रखा है वो आपका गलत है, ये ईरान में है। अगर आप देखें इसमें तो क्राकाटाओ जो है ये इंडोनेशिया में है, कटमई जो है ये अलास्का यूएसए वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है। इसके अलावा माउंट रेनियर को अगर देखा जाए ये भी ज्वालामुखी है तो ये यूएसए में है। माउंट शस्ता को देखा जाए तो ये भी यूएसए में है। चिम्बेराजो को अगर आप देखें तो इक्वेडोर में है। फ्यूजियामा जापान में है। माउंट ताल जो है ये आपका फिलीपींस में है। पिनाटुबो को अगर देखें तो वो भी फिलीपींस में है। देवबंद, को सुल्तान, ये सब कहाँ पे है? ईरान में है। माउंट पोपा जो है ये म्यांमार में है, बर्मा वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत है। फिलहाल ये देवबंद इराक जो दे रखा है ये गलत हो गया है। इसके बाद चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पश्चिमी घाट को किस नाम से नहीं जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी, कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ियां और सतपुड़ा पर्वत। इसमें से कौन सा नाम नहीं है बताइए। तो चौथे का डी वाला हो जाएगा। सतपुड़ा के नाम से उसको नहीं जाना जाता है। पश्चिमी घाट को अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि सह्याद्री पर्वत है, कार्डेमम है, नीलगिरी है और इसका विस्तार करीब गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक चला गया है। और जो तीनों दर्रे हैं थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट, वो भी यहीं पर है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो सतपुड़ा है यही इसका विकल्प होगा। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ सुमेलित करना है। जनजाति और देश दिया हुआ है तो सेमांग है, एटाज है, वेद्दा है और हाईलैंडर है। यहाँ देश के नाम दिए हैं फिलीपींस है, मलेशिया, स्कॉटलैंड और श्रीलंका। इसको मैच करके देखिए कि कौन सा कूट आपका होगा। 5वें नंबर का प्रश्न, तो इसका हो जाएगा बी वाला, यानी पहले वाले का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले का हो जाएगा पहला, तीसरे वाले का चौथा और चौथे वाले का तीसरा। इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो कोल, संथाल, हो और भील, ये सब जो जनजातियाँ हैं ये छोटा नागपुर क्षेत्र भारत से बिलोंग करती हैं। जबकि जो वेद्दा जनजाति है ये श्रीलंका की है। सेमांग जो है ये मलेशिया का जो क्षेत्र है वहाँ की है। हाईलैंडर जो है ये स्कॉटलैंड की है। इसके अलावा कोटने और बोई जैसी जो जनजातियां हैं ये चेक और स्लोवाकिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ की है। क्रेकर जनजाति को अगर आप देखें तो वो जॉर्जिया की है। टोडा जनजाति ये साउथ इंडिया की है, मतलब दक्षिण भारत की है। नीलगिरी की पहाड़ी वाला क्षेत्र इनका होता है। एटास जनजाति जो है ये फिलीपींस की है। इसके अलावा वेल्स है तो वेल्स जो है ये वेल्स और कार्निवल वाला जो क्षेत्र है वहाँ की है। इसके अलावा गाउल जनजाति है तो ये फ्रांस की है। इसके अलावा हीला बेली है तो हीला बेली ये ओजार्के और एप्लेशियन क्षेत्र की है। इसी प्रकार से सैंड हिलर है तो ये दक्षिण जो कैरोलिना वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। तो ये सब जनजातियों के क्षेत्र हैं। फिलहाल इसमें से कौन सा जो विकल्प है बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है? खंभात की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कौन सी खाड़ी होगी बताइए। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है जो कि यहाँ बीच में मध्य में अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, जैसा कि आपने यहाँ देखा। खंभात की खाड़ी जो है ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। जबकि कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात वाली लोकेशन है। तो इनकी स्थितियां जानते रहिए। इसके बाद 7वें नंबर का जो प्रश्न है उसे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं शब्द को ज्यादा ध्यान से देखिएगा। हिमनद और उसकी अवस्थिति यहाँ बतानी है आपको। तो बाल्टेरो है, इसके अलावा रीमो है, जेमू है और पुनमा है। काराकोरम सिक्किम, माफ कीजिएगा, काराकोरम कश्मीर, सिक्किम और असम। इसमें से 3 जो है वो सुमेलित हैं। कोई एक जो है वो मिसमैच है और जो मिसमैचिंग है वही आपको खोजनी है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो डी वाला है उसको देखिएगा, पुनमाह ये असम में दे रखा है, ये वाला सही नहीं है और बाकी सब तो सही है। पुनमाह जो है ये कहाँ पे है, कश्मीर में है। बाकी जो है जैसे रिमो है तो ये लद्दाख का जो सियाचिन क्षेत्र है वहाँ पे है, श्योक नदी में बहता है। इसके अलावा जेमू को अगर देखा जाए तो सिक्किम नेपाल वाला क्षेत्र है। ये पूर्वी हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि तीस्ता को पोषित करता है, माने तीस्ता में पानी यहीं से आता है। उसी प्रकार से बाल्टोरो को अगर देखा जाए तो काराकोरम वाला क्षेत्र है, जब पुनमाह जो है ये कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पुनमाह का असम देकर गलत कर दिया था। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको सही का चुनाव करना है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है, ऐसे कह रखा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला सोना के लिए यानी गोल्ड के लिए फेमस है। और केरल की शांत घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां यानी प्रजातियां पाई जाती हैं, ऐसे कह रखा है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 8वां, इसमें तीनों ही सही है, यानी इसका जो सी वाला विकल्प है वो होगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, खुद ही अपने आप में ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो जहां तीनों सही हो जाते हैं तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद 9वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। 9वें नंबर के प्रश्न में ये कहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। भारत, लीबिया, अल्जीरिया और ओमान, ऐसे दे रखा है। इसमें से कहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये जहां से होकर गुजरती है वो आपको स्थान मालूम होने चाहिए। भारत, लीबिया, अल्जीरिया और ओमान, इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो 9वें नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा डी वाला, यानी उपर्युक्त सभी, इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अपने देश से तो गुजरती है वो मालूम ही है, लेकिन इन तीनों से भी होकर गुजरती है। इसे आप देख सकते हैं, कर्क रेखा इन तीनों देशों से, मतलब चारों देशों से होकर गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप, इसके अलावा मतलब ये जो सागरीय क्षेत्र है ये कोई भी द्वीप इस रेखा पर स्थित नहीं है। चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जो होता है वो, इसके अलावा ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, इसके अलावा पश्चिमी जो सहारा क्षेत्र है, मोरक्को द्वारा दावा किया हुआ क्षेत्र है वो वाला एरिया, इसके अलावा मुल्तानिया है, माली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, ये सभी इसमें आते हैं, इस रेंज में आते हैं। तो इनको आप डाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 10वें नंबर के प्रश्न को, इसमें उपर्युक्त सभी वाला विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 10 में यह कहा गया है कि सेंट लॉरेंस नदी विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। नियाग्रा है, लिविंगस्टोन है, थाईरियाल है या रिपन जलप्रपात है, कौन सा होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक झरना है, मतलब जलप्रपात है, और यह जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है ये कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका का जो न्यूयॉर्क राज्य है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियाग्रा नदी में बना हुआ है। इसकी जो नदी का स्रोत है वो कौन सा है, नियाग्रा नदी है, वहीं से इसका नाम भी नियाग्रा पड़ा है। तो ये ए वाला सही है। इसके बाद जो 11वें नंबर का प्रश्न है उसे देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम संस्कृत के ग्रंथों में राशियों का उल्लेख मिलता है। जो राशियां होती हैं उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, जैसे कि कर्क, मकर, सिंह, वृश्चिक, ये सब जो 12 राशियां होती हैं तो उनका उल्लेख कहाँ पे है। मनुस्मृति में है, याज्ञवल्क्य स्मृति में है, कात्यायन में है या विष्णु स्मृति में, किसमें पाया जाता है। तो ये बी वाला होगा, यानी याज्ञवल्क्य स्मृति में ये पाया जाता है। सर्वप्रथम जो संस्कृत के ग्रंथ हैं तो याज्ञवल्क्य स्मृति में राशियों का उल्लेख मिलता है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में कन्या के लिए उपनयन और वेदाध्ययन की जो विशेषता है या व्यवस्था है उसका निषेध किया गया है, कि मतलब लड़कियों को जनेऊ संस्कार से वर्जित कर दिया गया है और वेदाध्ययन उनको नहीं करना है, मतलब वो वेद पढ़ने के लायक नहीं, उनकी बुद्धि नहीं होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य का मानना था। इसके बाद आगे चलते हैं, ये बी वाला सही होगा। 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो मेगास्थनीज सीरिया के शासक सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ये बात है, और यह भारत आने वाला तीसरा राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज के हिसाब से भारत समचतुर्भुज के आकार का था। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में फर्क होता है। समचतुर्भुज जो होता है वो वर्ग के समरूप होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा जो है वो 90 अंश का कोण बनाती है। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, इसमें भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन ये आपस में 90 अंश के कोण से जुड़ी हुई नहीं होती, ये इसकी विशेषता होती है। और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये सब इनके बीच का अंतर होता है। तो फिलहाल जो हमारा देश है वो समचतुर्भुजाकार है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो आप बताइए कि मेगास्थनीज के बारे में कौन सा गलत है। 12वां इसका हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि केवल दूसरा जो है वो गलत है। भारत आने वाला ये तीसरा राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भारत आने वाला पहला राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कंधार यानी जो आर्कोसिया वाला क्षेत्र है वहां से आया था, मतलब कहाँ से चला था वो भी बताया गया है। तो इसका जो 2 वाला है वही आपका गलत है, जो सही ना हो उसी का चयन करना था। इसके बाद 13वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है। सुत्त पिटक, द्विपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है। तो आराम से आप इसमें खोज सकते हैं। 13वें का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्विपिटक जो है ये बौद्ध धर्म में, मतलब जो त्रिपिटक वाला क्षेत्र है उसका हिस्सा नहीं है, बाकी सब इसमें है। यहाँ आप जानते हैं त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके अंदर क्या चीजें हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो शकों के द्वारा भारत में सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया कि मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। और तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम हेरोडोट्स था, जो कि इतिहास के पिताजी थे।
तो आप बताइए कि इन तीनों में से सही कौन सा है? 14वां इसका सी वाला होगा। देखिए सी का मतलब यह है कि दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, लेकिन पहला जो है वो गलत है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि भारत में शकों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए थे, ऐसे दे रखा है, जबकि भारत में कुषाणों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए जाते हैं। सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी करने की बात हो रही है, तो ये काम कुषाणों का था। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ सूची 1 और सूची 2 यानी लेखक और रचनाएं दी हुई हैं, उन्हें आपको मैच कराना है। तो धनंजय, जयचंद्र, सोमदेव और हर्ष का नाम दिया है। आगे रचनाओं के नाम है रत्नावली है, रंभा मंजरी है, ललित विग्रहराज है और दश रूपक है। इन्हें आप मैच करके देखिए कौन सा किससे मेल खाएगा। तो 15वां जो है इसका बी वाला हो जाएगा, यानी चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। बी का मतलब ये है। पहले वाले का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा रहने दीजिए, तीसरे वाले का तीसरा रहने दीजिए और चौथे वाले का कर लीजिए पहला। इस हिसाब से इसे मैच कराएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता को सबसे पहले सैंधव सभ्यता किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो जॉन मार्शल ने कहा था, दयाराम साहनी ने कहा था, कनिंघम ने कहा था या जे.एफ. फ्लीट ने कहा था? इसमें से कौन से इतिहासकार हैं बताइए। तो 16वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी जॉन मार्शल के द्वारा ऐसा कहा गया था। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न में फिर से यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आया है कि कौन सा सैंधव स्थल हरियाणा में नहीं है? कुणाल, राखीगढ़ी, रोपड़, बालाथल, ये 4 स्थानों के नाम दिए हैं। आप बताइए कौन सा हरियाणा में लोकेट नहीं करता है। तो इसमें बी वाला जो है वो आपका सही होगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये दोनों जो है ये यहाँ पर स्थित नहीं है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली, इसके अलावा मिताथल, बालू, सिसवल, ये सब जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 17वें का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। यहाँ जो स्थल हरियाणा में नहीं है वो आपको बताने हैं। तो तीसरा और चौथा नहीं है, रोपड़ और बालाथल यहाँ पे नहीं है, कुणाल और राखीगढ़ी जो है यहीं पर स्थित है। मतलब राखीगढ़ी, कुणाल, इसके अलावा बनावली, मिताथल, बालू, सिसवल आदि जो क्षेत्र है ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। जबकि पंजाब में अगर आप देखें तो वहाँ पे रोपड़, इसके अलावा कोट निहंग खान है, चक्र है, बाड़ा है, संघोल है, ढेर मांजरा है, इस प्रकार के क्षेत्र पंजाब में है। राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल है, इसके अलावा तरखाना वाला डोरा है, इस प्रकार से क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका जो बी वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। उस हड़प्पा कालीन स्थल का नाम बताइए जहां से फारस की खाड़ी के प्रकार की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो है, सुरकोटदा है, रोपड़ है या लोथल है? कौन सा स्थान है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी ये लोथल है। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 में कहा है कि गुलाम वंश के शासक और उनकी शासनावधि के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210, रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240, नासिरुद्दीन महमूद 1240 से लेकर 1265, बलबन 1266 से लेकर 1287। ये दिया हुआ है गुलाम वंश के जो शासक है उनकी शासनावधि। कौन सा इसमें से सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो 19वां है इसका सी वाला सही नहीं है। नासिरुद्दीन महमूद का जो समय है वो 1246 से लेकर 1265 होगा और यहाँ पर दे रखा है 1242 से लेकर 1265, तो ये गलत दिया है और बाकी सब सही है। इसमें अगर आप देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेकर 1210 ठीक है, रजिया का 1236 से 1240 वो भी ठीक है और बलबन का भी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 20वें नंबर के प्रश्न में। तो इसमें कहा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, पहला कथन है। ऐबक को पील बख्श, लाख बख्श, कुरान ख्वां, हातिम द्वितीय इन नामों से संबोधित किया जाता था और तुर्की राज्य का संस्थापक भारत में ऐबक को ही माना जाता है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसमें से कौन सा सही है। 20वें का सी वाला होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। इसमें तीनों ही इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद आगे चलते हैं 21वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। हीरा गुफा सऊदी अरब में हुई थी, हिजाज पर्वत सऊदी अरब में हुई थी, जबल अल नूर सऊदी अरब में हुई थी या उपरोक्त में से कोई नहीं? वो स्थान कौन सा था? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हीर गुफा या हीरा गुफा सऊदी अरब। इसका जो ए वाला है वो सही होगा। इसके बाद 22 को देखते हैं। 22वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम यानी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसमें अरेंज कीजिए। किरान उस सादेन है, तुगलकनामा है, नू सिपेहलर है, ये मतलब 9 आकाश इसको कहा जाता है, नाइन्थ स्काई। इसके बाद आप देखें तो मिफ्ताह उल फतूह है। इस प्रकार से ये 4 नाम दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको अरेंज करना है। इसमें अगर आप अरेंज करेंगे तो इसका जो डी वाला है वो सही होगा, यानी पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। सबसे पहले ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद तब ये रहेगा और लास्ट में तुगलकनामा होगा। मतलब किरान उस सादेन जो है ये 1289 में रची गई पुस्तक है और खुसरो की ये पहली एक तरह से समनवी है जो कि कैकुबाद के आदेश पर लिखी गई थी। कैकुबाद के ऑर्डर पर इसको लिखा गया था। जबकि तुगलकनामा को अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो ने इसे 1325 में अपनी मौत से पहले पूरा किया था और गयासुद्दीन तुगलक के खुसरो खान पर विजय की याद में इसको लिखा था। अमीर खुसरो की ये अंतिम रचना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो नूर सिपेहर है, ये 9 आकाश के नाम से भी फेमस है। तो ये 1318 में लिखी गई थी और खुसरो ने भारत की प्रशंसा इसमें की है। तो यह खुसरो की एकमात्र कृति है जिसको किसी व्यक्ति के कहने पर इसने नहीं लिखा था, मतलब अपने मन से लिखा हुआ था।
उसके अलावा मिफ्ताह उल फुतूह अगर देखें आप, ये जो अंतिम वाली रचना है तो ये 1291 में रची गई थी और यह पुस्तक मलिक छज्जू के विरोध और जो जलालुद्दीन खिलजी का पूरा ब्यौरा है उसको देने वाली किताब है। तो किस किताब में क्या चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल इसका डी सही होगा। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न में अब यहाँ जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उससे प्रश्न आ गया है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें पूछा गया है कि इस पार्टी के महासचिव कौन थे, सेक्रेटरी जनरल इस पार्टी के कौन थे। मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, दादा भाई नौरोजी थे या बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इसमें दो जने तो वैसे ही बेकार हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, तो मोतीलाल नेहरू थे, ए वाला सही होगा। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। वास्को डिगामा कौन सा गलत है इसमें आपको बताना है, जो सही नहीं है उसी की तलाश करनी है। तो वास्को डिगामा की भारत में दूसरी यात्रा 1501 में, अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना 1502 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। आप बताइए गलत कौन सा है? 24। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला, यानी अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना, ये 1510 की बात है। यहाँ जो तारीख दी है वो गलत दी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ अगर अगले वाले को देखें तो इसमें कहा गया 24वें का जो गलत है वो कौन सा है? बी वाला गलत होगा, मतलब अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना, ये तारीख गलत है, 1510 यहाँ पर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 25वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से आदिवासी विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहाड़िया विद्रोह है, कोल विद्रोह है, संथाल है और खासी है। इनको आपको अरेंज करना है, मतलब इसका क्रोनोलॉजिकल आर्डर व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, इसे देख लीजिएगा। तो इसमें आपका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, पहले चौथा वाला यानी खासी हुआ था, उसके बाद फिर कोल, उसके बाद तब जाकर संथाल और उसके बाद तब पहाड़िया, इस प्रकार से हुआ था। इसे उसी क्रम में अरेंज करना है। पहाड़िया की जो डेट है वो 1778 है, जबकि कोल की जो डेट है वो 1831 है। संथाल की डेट 1855 से लेकर 56 की है और खासी विद्रोह की 1829 से लेकर 33 की है। तो इनका तारीख जानते रहिए। इसके बाद 26 को देखते हैं। 26 में 1857 का जो रिवॉल्ट है और इसके जो नेता हैं उनको आपको सुमेलित करना है। सुल्तानपुर, गोरखपुर, मेरठ और मथुरा, यूपी में जो इसका केंद्र बना हुआ था। शहीद हसन, गजाधर सिंह, कदम सिंह और देवी सिंह। आप मैच करके देखिए कौन सा किससे मेल खाएगा। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये पहले से ही सुमेलित है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ये आमने सामने मैच हो जाएंगे। इसके बाद 27 को देखते हैं। 27 में कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। गीतांजलि 1915, आनंद मठ 1882 और उसके आगे उसके ऑथर का नाम लिखा हुआ है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसकी तलाश आपको करनी है। गीतांजलि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है और गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तारीख को जाने दीजिए, हालांकि वो भी जानकारी के लिए आपको देखनी चाहिए। ये साफ साफ ऊपर ही मालूम हो रहा है, ए वाला इसका होगा जो कि गलत है। गीतांजलि को किसने लिखा है? गुरुदेव ने लिखा है। इसके बाद 28वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। पुर्तगालियों को नीनो डी कुन्हा के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन की प्राप्ति कब हुई? ये सन आपको बताना है। 1530, 1534, 1542, 1556, इसमें से कौन सी डेट होगी? तो ये 1534 की तारीख थी, यानी इसका जो बी वाला है वो सही होगा। इसके बाद 29 को देखते हैं। 29 में कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट है और एक में कहा है कि ऊपर के सभी। तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम जो प्रशासक था वो चार्ल्स आयर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था और बेदरा का जो युद्ध था 1757 का, उसमें अंग्रेजों ने डचों का सफाया कर दिया था। ये दिया हुआ है 1757, डेट भी दी हुई है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। और अब बताइए सही कौन सा है? 29। तो 29 का जो इसमें डी वाला उत्तर है वो आपका सही होगा, लेकिन वेदरा के युद्ध की जो तारीख है वो गलत है। वेदरा के युद्ध की सही डेट क्या होगी इसमें बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। बाकी सब जो स्टेटमेंट दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो डेट दी है ये सही नहीं है। हालांकि इसमें उत्तर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। तो 1757 तो नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं, ये प्लासी की डेट है। वेदरा की डेट क्या है जरा बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 30वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये स्टेटमेंट है। अब ये कथन किसका है ये आपको बताना है। एस सेन का है, बेंजामिन डिज़रायली का है, बिपिन चंद्र का है या आरसी मजूमदार का है? किसका कथन है आप बताइए। तो 30वां वाला जो है इसका आप करेक्ट आंसर अगर देखिए तो सी वाला हो जाएगा। ये बिपिन चंद्र का कथन है जिनकी किताब आप पढ़ते हैं इतिहास की। इसके बाद आगे चलते हैं। 31 को देखते हैं। 31 में ये कहा गया कि अक्टूबर 2020 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश के चांसलर के साथ वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सतत वित्त के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये किस देश के चांसलर थे? यूनाइटेड किंगडम के थे, अमेरिका के थे, रूस के थे कि इजराइल के थे? कहाँ के थे बताइए। 31 का हो जाएगा इजराइल। आजकल इजराइल के साथ बहुत साठगांठ चल रही है। यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में जो 10वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता होती है ये EFD कही जाती है, इसमें हस्ताक्षर ये किया गया था और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और यूके के जो चांसलर थे ऋषि सुनक, उन्होंने संयुक्त रूप से की थी। और इन दोनों देशों में जो नौकरियां और निवेश है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की उम्मीद की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 32वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने नीट को क्लियर कर चुके सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% का आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान है। कौन सा राज्य है बताइए।
तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी जो इसका सी वाला विकल्प है वो सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे, 33 को देख लेते हैं। इसमें फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी का लिस्ट में पहला स्थान है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के संस्थापक गौतम अडानी का इस लिस्ट में दूसरा स्थान है। अंबानी और अडानी आजकल काफी हाई लेवल में चल रहे हैं, तो इन दोनों जने के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आप बताइए सही कौन सा है। 33वां, तो 33वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है। इसका जो स्टेटमेंट है पहला दूसरा वो दोनों सही है। इसके बाद 34 को देखते हैं। 34 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहां पर सरदार पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। ये कच्छ वाला जिला है, केवड़िया है, सुरेंद्रनगर है या मेहसाणा है, इसमें से कौन सा क्षेत्र है। तो 34 को अगर आप देखें तो इसमें केवड़िया हो जाएगा, यानी बी वाला जो है ये इसका सही है। इसके बाद 35 को देखते हैं। धरनी पोर्टल, इसके संबंध में आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो ये जो धरनी पोर्टल है ये हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का संबंध भूमि और संपत्ति के पंजीकरण से है। तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला दूसरा राज्य है, देश का दूसरा राज्य है। तो इसमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा। तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला दूसरा नहीं है बल्कि पहला राज्य। तो इसमें तीसरा वाला गलत है, लेकिन पहला दूसरा सही है। तो इसका जो बी वाला विकल्प है उसका हम चयन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। वर्ष 2020 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 तक सतर्क भारत समृद्ध भारत विषय के साथ मनाया गया, ऐसे दिया हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर 2020 का आयोजन किया गया। इस प्रकार से दो स्टेटमेंट है, आप बताइए कि कौन सा इसमें से सही होगा। 36, तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। इसका जो सी वाला है वही आपका सही उत्तर है। इसके बाद 37 को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला महाराष्ट्र देश का तीसरा राज्य बन गया है। इसी तरह निर्णय लेने वाला पहला और दूसरा राज्य क्रमशः कौन सा है, मतलब इस तरह का फैसला लेने वाला पहला और दूसरा राज्य कौन है। ये तो तीसरा है, महाराष्ट्र। यहाँ नीचे दिया है राजस्थान और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, दिल्ली और राजस्थान, कौन सा होगा। तो 37 का हो जाएगा राजस्थान और पश्चिम बंगाल, यानी जो पहला वाला विकल्प है ए वाला वही सही है। इसके बाद 38 को देखते हैं। परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु, जिनका कि हाल ही में देहांत हो गया है, इनका जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, बिहार दिया है और तमिलनाडु दिया है। इसमें से कहाँ पर हुआ था, तो बिहार में हुआ था। शेखर बसु जो थे ये परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे और इन्होंने भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है यानी डीएई उसके सचिव और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी जो बार्क है उसके निदेशक के रूप में भी काम किया था। इनका जन्म करीब यहाँ अगर देखा जाए तारीख के हिसाब से तो 20 सितंबर 1952 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, लीची वाला क्षेत्र, और इनका निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। ये ध्यान देने योग्य बात। तो कोविड काल में इनका देहांत होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 39 को देख लेते हैं। अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जीबीडी इसके द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। इसको सोगा कहा गया है, सोगा 2020। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में किस देश में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण को दर्ज किया गया, कौन सा देश था। पाकिस्तान था, चीन था, रूस था या भारत था, इसमें से कौन सा था। तो 39 का डी हो जाएगा, भारत इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दर्ज किया जाने वाला देश है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद 40 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखा जाए आयुष्मान सहकार योजना के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें से सही का चुनाव करना है। यह योजना अक्टूबर सन 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च की गई थी और इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी निगम विकास निगम यानी एनसीडीसी के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को कुल 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा, ऐसे दे रखा है। तो इसमें आपको देकर बताना है कि आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट आपने देखा कि लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई और इसके अंदर कौन सा कितना ऋण दिया जाएगा। 40वां नंबर का जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं इसका सिर्फ ए वाला सही है, मतलब यह योजना अक्टूबर 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च की गई, लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि इस योजना के तहत सहकारी विकास निगम जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है एनसीडीसी उसके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा और यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, तो लागत जो है वो कम दी है। इसका सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद 41 को देखते हैं। 41 में ये कहा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें ABCD करके दिया हुआ है, तो ए वाले में कहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ये फ्लोरीन है। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्गीकरण जो है वो शून्य वर्ग में किया जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला जो तत्व है वो सोडियम है, इस प्रकार से दिया हुआ है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वो क्लोरीन है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए कौन सा इसमें से गलत है। 41 का डी हो जाएगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो है वो फ्लोरीन है, ऐसे मतलब इसमें क्लोरीन दे रखा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ये डी वाला गलत है, बाकी सब इसमें सही है। सोडियम को अगर खुले हवा के संपर्क में रखा जाए
या पानी के संपर्क में आ जाए तो इसमें आग लग जाती है। तो इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये आग लगने के लिए मदद न करे। और बाकी जो है वो भी सही है। इसका जो डी वाला है वही गलत है। अगर आप देखें तो सर्वाधिक जो गैसीय तत्व वाला वर्ग है वो शून्य वर्ग है। एक परमाणविक तत्व को अगर देखा जाए तो उसमें अक्रिय गैसें आती हैं। मानव शरीर का जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला जो तत्व है वो सोडियम है। हड्डियों और दांतों के निर्माण में काम आने वाला तत्व कैल्शियम है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला जो तत्व है वो आपका क्लोरीन है। इसके अलावा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है आपका। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन वाले जो तत्व हैं उसमें देखे जाते हैं। इसके अलावा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ के तौर पे आप फ्लोरीन को देखते हैं। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है और प्रकृति में प्राप्त जो तत्व है वो 98 है। इस प्रकार से तत्वों का कुछ जो बेसिक डाटा है वो आपके पास होना चाहिए। फिलहाल इसका डी वाला गलत है। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में कौन से कथन सही है ये आपको देखना है। तो हाइड्रोजन आवर्त सारिणी का पहला तत्व है, सही बात है। यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। यह जलती है लेकिन जलने में सहयोग नहीं करती है। यह जल में बहुत ज़्यादा विलेय है। तो आप बताइए सही कौन सा है। पहला तो सही है, लेकिन पहला अगर सही है तो इसमें कुछ ज़्यादा आपकी मदद नहीं हो पाएगी, सिर्फ बी वाला छटेगा। बी वाले को हम बाहर कर सकते हैं, बाकी तीनों तभी बचे हुए हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। 42 का सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है, लेकिन जो चौथा वाला है जल में बहुत ज़्यादा विलेय है, ये वाला सही नहीं। हाइड्रोजन के अगर भौतिक गुणों को हम देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी गैस या किसी भी तत्व के जो फिजिकल और केमिकल गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको देखना आवश्यक होता है, उससे प्रश्न बनते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस होती है। जल में ये बहुत कम विलेय होती है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो पोलराइज नहीं होते हैं, यही इसके पीछे रीज़न होता है। और इसके साथ साथ ये बहुत हल्की होती है। वायु की अपेक्षा इसका घनत्व काफ़ी कम होता है, 0.069 के आसपास होता है। और इसके साथ साथ ये जलती है लेकिन जलने में सहयोग नहीं करती है। गलनांक इसका करीब 13.96 केल्विन होता है। क्वथनांक भी 20.4 केल्विन होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा इसे निम्न ताप और उच्च ताप पर लिक्विफाइड किया जा सकता है, यानी द्रव में तब्दील किया जा सकता है। ज़्यादा ताप और दाब देंगे तो ये ज़्यादा दाब और कम ताप देंगे यानी निम्न ताप देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। ये सब इसकी विशेषता है, लेकिन ये पानी में बहुत कम विलेय है। तो इसका सिर्फ जो चौथा वाला है वो गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। इसके बाद 43 को देखते हैं। खनिज और अयस्क दिया हुआ है। जिंक, कांपर, एल्यूमिनियम और पारा, यानी जिंक अर्थात जस्ता, कांपर यानी तांबा, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम, इसे इसी नाम से जानते हैं, और पारे को हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं रासायनिक तौर पे। तो इनका नाम दिया है, इसके अयस्क दिए हुए हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कैलामाइन, क्यूटाइट, बॉक्साइट, सिनेबार, कौन सा होगा इसमें से जो कि सुमेलित नहीं है। तो 43 का आपका बी हो जाएगा। कॉपर का दिया हुआ है क्यूटाइट, ये वाला सही नहीं है और बाकी सब सही है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, आप जानते हैं। कॉपर का क्यूप्राइट होता है ना कि क्यूटाइट, यह नाम गलत दिया है। इसके अलावा पारे का सिनेबार होता है, ये आपने देखा ही है। जिंक यानी जस्ते का कैलामाइन होता है। आयरन यानी लोहे का हेमेटाइट होता है। कई सारे अयस्क होते हैं लेकिन जो मुख्य हैं उनके नाम हम देख रहे हैं। इसके अलावा पिच ब्लेंड से यूरेनियम का निष्कर्षण होता है। ग्रेफाइट ये कार्बन से, मतलब कार्बन का ही दूसरा रूप है। इसके अलावा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और अर्जेंटाइट जो होता है उससे चांदी। इस प्रकार से अयस्क और जो पदार्थ हैं उनके नाम आप देख रहे हैं। इसका बी वाला सही होगा। इसके बाद जो 44वें नंबर का प्रश्न है उसे देखिएगा। चेचक, पीत ज्वर और खसरा ये दिया हुआ है, किससे क्या उत्पन्न होता है। तो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जो है ये वेरियोला नाम के विषाणु से उत्पन्न होता है। पीत ज्वर यानी येलो फीवर जो होता है ये डिजीज फ्लैक्स विषाणु के द्वारा होती है, ऐसा दिया हुआ है। खसरा जो है ये रूबियोला विषाणु या जो पॉसिनोसा मार्बिलोरम होता है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना यह है कि सही कौन सा है। 44, तो 44 का हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, 45 को देखते हैं। तो 45 में कहा गया है कि स्मॉल जी जो है यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसका विषुवत रेखा पर मान कितना होता है, मतलब कैसा होता है, कितना होता है वो नहीं बताना है। कम होता है, ज़्यादा होता है, 0 होता है या वेरिएबल होता है, अस्थिर होता है। इसमें से कौन सा होगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है, इसे आप ध्यान से देखें तो कम होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम। विषुवत रेखा पर असल में पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो सर्वाधिक हो जाती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, तो वहां पर अपेक्षाकृत अगर हम पृथ्वी के केंद्र से नापें तो दूरी कम होती है। हम ये मानते हैं कि केंद्र जो है वो चुंबकीय गुणों से संपन्न है, तो चुंबक के आप जब ज़्यादा नजदीक रहेंगे तभी तो गुरुत्व बल या उसके जितने भी फैक्टर हैं वो ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, इसीलिए ध्रुवों पर सर्वाधिक और जो विषुवत रेखा है वहां पर न्यूनतम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, वह यंत्र जिसके द्वारा बहते हुए जल की या बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जाता है। मतलब जो द्रव की गतिज ऊर्जा होती है उसको यहाँ पर घूर्णन ऊर्जा में बदल दिया जाता है और यांत्रिक कार्य उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये कौन सा यंत्र है। टैकियोमीटर है, टरबाइन है, पाइपलाइन है या ओडोमीटर है। 46 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका टरबाइन, यानी बी वाला जो इसका है वही सही आंसर है। इसके अलावा 47 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि लंबाई, द्रव्यमान बल, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनमें से कौन सी सदिश राशि, मतलब ये जितनी भी राशियां दी हुई हैं उसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है ये आपको बताना है। लंबाई, द्रव्यमान बल या विद्युत वाहक बल, कौन सा होगा। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बल।
बल क्या है? ये सदिश राशि। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आवश्यक होती है। तो इसमें जो सी वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। यहाँ साधारण नाम और रासायनिक नाम दिया है, उसको आपको मैच कराना है। तो हरा कसीस है, शोरा है, गंधक है और भारी जल है। इसको आपको मैच कराना है। तो भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, आप जानते हैं। तो डी का 4 हो जाएगा और डी का 4 इसमें सिर्फ एक का दिया हुआ है, यानी ए वाला। तो बहुत आराम से सिर्फ एक जानते हुए आप सबको गेस कर सकते थे, लेकिन हमेशा ऐसा हो आवश्यक नहीं है, तो सबको जानना चाहिए। यानी हरा कसीस जो है इसका फेरस सल्फेट नाम होता है। जो दूसरा वाला है शोरा, इसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। और इसके अलावा गंधक को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, इसी को गंधक के नाम से जानते हैं, यानी H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये पहले से ही मैच थे, इसमें कुछ करना नहीं था। इसके बाद 49 की ओर देखते हैं। 49 में कहा गया है कि मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आइरिस के बीच वाले जो छोटे छिद्र होते हैं उनको नेत्र की पुतली कहते हैं, और कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है जिसे कि आइरिस कहते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ऐसे दिया हुआ है। तो 49 को देख लीजिए कौन सा होगा। देखिए दोनों सही होगा, पहला भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा। तो इसका जो सी वाला है वो आपका आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं, इनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती, और द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती हैं, केवल उनके तल पर बनेगी, ऐसे दिया हुआ है। और उपरोक्त सभी। अब आप बताइए सही कौन सा है? 50वां। तो जितने हैं सब सही हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये तीनों ही इसमें करेक्ट है, इसीलिए ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद 51 को देखिए। 51 में अगर हम देखें इसमें ध्यान से तो कहा गया है कि नदियों तथा उनकी सहायक नदियों से संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। विज्ञान की जो प्रश्नावली थी वो वहीं समाप्त होती है, भूगोल शुरू हो गया है। तो इसमें झेलम नदी है, चेनाब है, गोमती है, शारदा है, और इनका जो इनकी सहायिकाएं हैं यानी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मैचिंग करना है। तो किशन गंगा, लिद्दर, सई और बरना, इसके अलावा रावी और चंद्रा, सरयू और लिसार। आप मैच करके देखिए कौन सा किससे मेल खाएगा। 51। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहले वाले का पहला ठीक है, दूसरे वाले का तीसरा हो जाएगा, और तीसरे वाले का हो जाएगा दूसरा, और चौथा वाला पहले से ही मैच है। ये इसकी मैचिंग होगी, इसकी सहायिकाओं के साथ ऐसे मिलाएंगे। इसके बाद 52 को देखते हैं। 52 में पॉलिटी है, और पॉलिटी में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध और यहाँ की विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था, ये 54वां संशोधन अधिनियम 1946 है, माफ कीजिएगा 86 है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये 44वां संशोधन अधिनियम था। और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक पुनराविलोकन से बाहर किया गया तथा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ये 42वां संशोधन अधिनियम था 1976 वाला। इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट दिए, आपको सही का चुनाव करना है। तो पहले तीनों को ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद जो विकल्प है उन्हें भी देख लीजिए। ये है विकल्प, ये प्रश्न है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 54। आप देख रहे थे, माफ कीजिएगा 52। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है। दूसरा सही है और तीसरा सही है। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, ये वाला सही है, और उसके लिए जो संशोधन दिया हुआ है वो ठीक है, और तीसरा वाला भी सही है। पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत इसलिए है क्योंकि मिजोरम राज्य के लिए विशेष उपबंध और इसकी जो विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की संख्या है, ये 53वां संशोधन अधिनियम था 1986 वाला, और यहाँ दिया है 54वां, तो इसीलिए पहला वाला गलत हो जाता है। इसके बाद 53 को देखते हैं। इसका जो बी वाला आंसर था वो सही था। 53 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध और यहाँ की विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 निश्चित की गई थी, ये 55वां संशोधन है 1986 का है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे अनुसूचित सूची में शामिल भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई, ये 71वां संशोधन अधिनियम है 1992 का। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव की जो मतदान की न्यूनतम आयु है वो 21 से घटाकर 18 की गई, ये 61वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 में की गई। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ये आपको चुनना है। 53वां। तो 53वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी इसमें से डी वाला जो है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी सही हैं। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है, इसका डी आंसर होगा। इसके बाद 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो संघ सूची में आने वाले विषय दिए हुए हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, डाक तार, टेलीफोन, बेतार प्रसारण और अन्य जो संचार संसाधन है वो संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची में बाजार और मिले, राज्य की सीमा के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा कृषि व्यवस्था, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान भी आते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। और संवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक योजना, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण तथा राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी नियम, ये सब आते हैं। तो इस प्रकार से तीनों दिए हुए हैं। आप बताइए कि कौन सा सही है, ये दिया हुआ प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसमें अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन जो संवर्ती सूची का यहाँ ढांचा दिया है उसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है ये राज्य सूची के विषय है, न कि संवर्ती सूची के। तो इसलिए ये वाला इसमें गलत हो जाता है। सिर्फ पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तो इसका ए वाला सही होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। 55 में कहा गया है कि कौन से विकल्प सही नहीं है। तो अनुच्छेद 371 क नागालैंड राज्य से संबंध में विशेष उपबंध, और 371 ज इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, और 371 अड़ ये जो है मतलब क्लॉज जे जिसको कहा जाता है, ये कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध को देता है। तो कौन से अनुच्छेद के क्लॉज में कौन सी चीज वर्गीकृत की गई है ऐसा दिया हुआ है। अब आपको गलत की तलाश करनी है 55। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो इनमें से कोई भी जो है वो इस प्रकार का नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। 56 को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, ये अनुच्छेद 376 तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, ये अनुच्छेद 377 में वर्णित है। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 316 तथा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, ये अनुच्छेद 315 में वर्गीकृत है। कौन से अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 ख इस प्रकार से दिया है, तथा पंचायतों के निर्वाचन उपबंध जो है ये अनुच्छेद 243 ट में दिए गए हैं, तथा नगर पालिकाओं का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 थ में दिया गया है। ये आपके प्रश्न की पूरी संरचना है, यानी एक में 2-2, 4-4 प्रश्न घुसाए गए हैं। कोई बात नहीं, अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न जो है मतलब कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए, सही गलत की पहचान आपको करनी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका 56 का वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि जो दूसरा इसमें है वो गलत है, पहला और तीसरा सही है। पहला सही है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में जो उपबंध है 376 और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 377, ये वाला सही है। और उसके अलावा जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन से विकल्प सही है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 53 तथा राष्ट्रपति की पदावली अनुच्छेद 56, यहाँ पे क्रम से देखते जाइएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान अनुच्छेद 62, ये सब कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। और भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति की पद अवधि अनुच्छेद 67 और उपराष्ट्रपति का शपथ तथा प्रतिज्ञान ये अनुच्छेद 69 तथा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होना ये अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है। इस प्रकार से एक एक स्टेटमेंट में 5-6 स्टेटमेंट घुसे हुए हैं। तो इसे बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और इसमें से कौन सा विकल्प सही है। दोनों में आप देख सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट है एक तरह से आपके। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी वाला, यानी केवल दूसरा सही है। ये वाला सही है लेकिन जो ऊपर वाला है वो गलत है। क्यों गलत है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद 54 में, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में, ये यहां तक सही है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति की पदावधि या पदावली जो है उसका अनुच्छेद ये 56 में है। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान की बात कही जाती है तो ये अनुच्छेद 62 दिया है, जबकि ये अनुच्छेद 60 होगा। तो सिर्फ एक अनुच्छेद की वजह से ये पूरा गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, 60 होगा। आगे चलते हैं, इसका सिर्फ दूसरा वाला सही था यानी बी वाला। इसके बाद 57 के बाद 58 को देखते हैं। 58 में देखा जाए तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है कि कितने कितने रुपए यूपी बजट जो 2020-21 वाला था उसमें इसके लिए प्रस्तावित किए गए थे। 1500 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए, 1200 और 4000 करोड़ रुपए, 1500 और 35,000 करोड़ रुपए, और इसके साथ साथ 1357 और 2735 करोड़ रुपए ये प्रावधान किया गया था। तो आप बताइए इसमें से कौन सा था जो कि प्रस्तावित था। 58 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी 1200 करोड़ रुपए और 4000 करोड़ रुपए ये इसके लिए क्रमशः प्रस्तावित किया गया था। यानी कन्या सुमंगला के लिए 1200 और उसके अलावा जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसके लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 59 को देखते हैं। 58 को हमने देखा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21, अभी जो नया वाला बजट आएगा उससे इसे अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी आया नहीं है तो तब तक के लिए यही ताजा तरीन है, इसे देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि 2020-21 के संबंध में जो कथन है उनमें से सही का चुनाव आप कीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक, जो कि लगभग ये 637 किलोमीटर लंबाई के साथ देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, इसके लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, ऐसा आवंटन इसमें दिया हुआ है। पालनहार योजना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए 458 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं तथा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट है, आप देख लीजिए और बताइए इसमें से तीनों देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो ये जो आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है इसका हो जाएगा, इसमें विकल्प भी देख लीजिए, डी वाला होगा। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तीनों ही जो दिए हुए हैं वो परफेक्ट है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 60वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2020-21 इससे संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए 1480 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये सब कुछ विकल्प दिए हुए हैं, आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। जो गलत है उसकी तलाश करनी है।
तो सी वाला इसका हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा जो है वो आपका गलत है। ये आपको इसमें देखना है, मतलब जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी थी। इसके बाद आगे चलते हैं, 61 को देख लेते हैं। 61 में ये कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो यहां अगर देखें तो सिर्फ पहला वाला आपको सही दिखाई देता है। फिलहाल दोनों को देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। दूसरे वाले में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड की लंबाई 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर तक विस्तृत करने का प्रस्ताव रखा गया है और अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण हेतु 8,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो आप बताइए सही कौन सा है, इन्हें देख लीजिए अच्छे से। ये है आपका 61वां। तो 61वें का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला, यानी केवल पहला, संस्कृति मंत्रालय के लिए जो आवंटन है और भारत नेट कार्यक्रम के लिए वो सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। गलत कैसे है? तो गलत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय जो गैस ग्रिड है उसको 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर विस्तार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति इसके अलावा पिछड़ा वर्ग है उसके कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यहाँ पे 8,500 लिखा हुआ है, ये गलत है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 62, इसमें कथन और कारण दिया है। तो सूखे की स्थिति के कारण किसी क्षेत्र में जल तथा आर्द्रता का अभाव हो जाता है, जिससे वहां की वनस्पतियां, शाकाहारी मांसाहारी जीव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये कहा गया। कारण क्या है इसका? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के हिसाब से जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा सामान्य स्तर यानी 75% से कम होती है तो उस स्थिति को सूखा कहा जाता है। ये दोनों दिया हुआ है, आप देखकर बताइए कि ये कथन और कारण अलग अलग सही है, एक दूसरे की ठीक ठाक व्याख्या करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसका जो ए वाला है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 63 को देखते हैं। 63 में फिर से कथन और कारण है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन और जैव विविधता में अभाव देखने के लिए मिलता है। ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना और वायुमंडलीय दबाव का कम होना, ये सभी वनस्पति में परिवर्तन और जैव विविधता के अभाव के लिए जिम्मेदार कारण माने जाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण जब दोनों सही है तो यहाँ दोनों एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण भी देता है। इसका भी जो ए वाला उत्तर है वही सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 64 की ओर। 64 में फिर से कथन और कारण है। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से गुजरते हुए प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्गों का अनुसरण करती हैं। कारण क्या है? ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो यहां देख लीजिए दोनों में से कौन सा सही है, व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है। तो 64 का बी हो जाएगा, मतलब दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन यहाँ आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है, तो इससे ये थोड़े ने सिद्ध हो जाएगा कि वो कठोर चट्टानों से क्यों होकर गुजरती है। ये कारण नहीं बता रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये अलग अलग सत्य है लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका बी वाला होगा। इसके बाद 65 को देखते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर से उत्पन्न मानसून से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ये कथन दिया हुआ है। अब इसके बाद कारण दिया है कि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाता है। अब आप बताइए सही कौन सा है? दोनों जो कथन और कारण है ये सही है, व्याख्या करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है। ए वाला गलत है। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है ये अरब सागर से उत्पन्न मानसून से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत है। दूसरा वाला सही है। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है ये अरब सागर के मानसून से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि पहला भाग जो है वो अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए उत्तर भारत तक जाता है और दूसरा भाग जो है वो विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात और जो मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है वहां पे वर्षा करता है। तो आंशिक रूप से प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। आगे चलते हैं। 66वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था को आरंभ किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ऐसे दिया हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय जो संघ था उसकी स्थापना की गई, जिसमें कि राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। और इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच की 3 सूचियों, संघ सूची यानी उसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में दोनों के 36 विषय थे। इसके आधार पर शक्तियों का विभाजन किया। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और यह अधिनियम एक बृहत और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके संदर्भ में। 66वें का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसमें जो दिया हुआ है तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए हम डी का चयन करते हैं, तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 67 को देखिए। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में यहाँ पर जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 नवंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। संचालन समिति और प्रक्रियात्मक जो विधि की समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे।
राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया था या अडॉप्ट किया था। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो इसमें से अगर आप देखें तो 67 का जो ए वाला है वो आपका सही होगा, मतलब इस प्रश्न के हिसाब से ए वाला सही होगा, अर्थात केवल पहला। और केवल पहले का मतलब समझ रहे हैं, ये गलत है और बाकी दोनों क्या है, सही है। गलत क्यों है? उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो जानकारी है, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। तारीख क्या थी? 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से ये संविधान सभा के तौर पे, मतलब उसके प्रस्ताव के तौर पे स्वीकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से ये सामने आता है। यहाँ जो तारीखें हैं वो थोड़ी सी गलत है, बाकी सब सही है इसमें। आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। इसका 67वें का कौन सा सही था, मतलब केवल ए वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, संविधान के विभिन्न भागों से संबंधित सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद, ये भाग 12 अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक वर्गीकृत है। कार्यपालिका, संघ सरकार, ये भाग 6 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध, ये जो भाग 18 यानी पार्ट 18 है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, वहां पे इसका वर्गीकरण है। तो कौन सा इसमें से सही है, देख लीजिए। 68 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी वाला, यानी पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा वाला जो कार्यपालिका वाला दिया है ये गलत है आपका। पहला और तीसरा सही है और पहला तीसरा सही है, तो इसका सी वाला आंसर होगा। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि कार्यपालिका, संघ सरकार, ये भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, और यहाँ जो इसका दिया हुआ है वो भाग 6 दिया है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। इसके बाद 69 को देखते हैं। 69 में ये कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के मामले में उपबंध तथा पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों की क्रमशः अनुसूचियों से संबंधित सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो 6वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 12वीं, 4थी और 11वीं, तीसरी और 12वीं, इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? 69 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए वाला, यानी 6वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची, ए वाला इसका सही है। इसके बाद 70 को देखते हैं। 70 में ये कहा गया है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन का संविधान, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऐसे इसमें दिया हुआ है, ये मैच नहीं है। अभी इसमें थोड़ा सा गलत दे दिया है, ये लिस्ट टाइप का है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और ब्रिटेन का संविधान ये इस ओर है। वैसे ही केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये आपका लेफ्ट साइड है, और जो राइट साइड होगा उधर ऑस्ट्रेलिया का संविधान दिया है। इसी प्रकार से संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, इसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया है, ऐसे दे रखा है। इसी प्रकार से संसदीय शासन और विधि द्वारा शासन, इसके आगे लिखा हुआ है कनाडा का संविधान। इन्हें आपको मैच कराना है, कौन सा कहां से लिया गया है संविधान में, और मैच करके नीचे वाले विकल्पों में से चुनना है। तो 70 का क्या हो जाएगा? 70वें प्रश्न का हो जाएगा बी वाला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, उस हिसाब से इसे मिला लेंगे। यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, उसी हिसाब से ये जो केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति है, ये असल में जो कनाडा का संविधान है वहां से लिया गया है। और जो इसमें तीसरा वाला है, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली, विधि द्वारा शासन, ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस हिसाब से इसे मैच करेंगे, इसका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसे कहा गया। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक व्यक्ति जो कि संसद के, मतलब सदन का सदस्य ना हो, मतलब किसी भी सदन में वो सदस्यता ग्रहण न करता हो, वह 3 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 3 माह के अंदर उसे संसद में किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह 3 माह के बाद पद से हटा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए कौन सा गलत है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे, 71 को आप देख रहे हैं। 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी वाला, यानी केवल दूसरा जो है वो गलत है आपका, ये वाला गलत है, पहला और जो तीसरा है वो सही है। आगे चलते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा, यानी केवल दूसरा, जो कि गलत है। अब गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि 1997 में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था, उसने फैसला दिया था कि एक व्यक्ति को जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो 6 माह के अंदर प्रधानमंत्री पद पे बैठकर फिर से सदस्यता हासिल कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर वो ऐसा अगर नहीं करता है तो वो उस पद से हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर 3 महीना जो दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया है, बाकी सब सही हुआ है। आगे चलते हैं, इस प्रश्न को आपने देखा। अगले प्रश्न को देखिए 72, इसमें कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य क्षमता 250 निर्धारित की गई है, और उसमें से 238 सदस्य जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऐसे दिया हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषयों से संबंध रखने वाले, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। इसके बाद लोकसभा की अधिकतम सदस्य क्षमता 552 निर्धारित की गई है। इसमें से लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्यों के क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
ये राज्यसभा की संरचना के बारे में चर्चा की गई है, तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। 72 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, तीनों ही सही है। इसमें पूछा है कि सही कौन सा है, तो तीनों ही आपके सही है, अर्थात इसका जो डी वाला है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 73 को देख लीजिए। यहाँ पर सही जो ना हो वो तलाशना है। तो कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वाला जो है, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों ही सदनों के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। 30 दिन के अंदर सूचना नहीं देने पर जो राज्यसभा है वहां पर उसकी सदस्यता स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, मतलब वहां पे अपने आप उसकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 पदों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक पद को रिक्त करने का अधिकार है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें से कोई एक गलत है आपका, कौन सा गलत है बताइए। 73, तो 73 का हो जाएगा बी वाला, यानी केवल दूसरा वाला जो है वो गलत है। यहां पर 30 दिनों के अंदर जो स्पष्ट करने की बात कही जा रही है यही सही नहीं है। सही क्या है, यदि कोई व्यक्ति, यहां अगर ध्यान से देखें, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में चुना जाता है तो यहां उसे 10 दिनों के अंदर स्पष्ट करना होता है। 1 महीने का समय नहीं दिया जाता है, 10 दिनों के अंदर स्पष्ट करना होता है कि वह किस सदन में रहना चाहता है। और 10 दिनों के अंदर यदि सूचना नहीं दी जाती है तो राज्यसभा में जो उसकी मेंबरशिप होती है वो वहीं पर खत्म हो जाती है और उसकी सीट वहां पर खाली हो जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसका जो दूसरा वाला है वो गलत है और हमने बी को चुना है। इसके बाद 74 को देखते हैं, कौन सा इसमें से सही है। सही का आपको चयन करना है। तो संविधान के भीतर बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट के बारे में कहा गया। भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा समिति अनुच्छेद 267 तथा भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 266 से संबंधित है, ऐसे दिया हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इससे स्पष्ट करने के लिए, मतलब इसे स्पष्ट करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये सब इंफॉर्मेशन है। आप बताइए इसमें से सही कौन सी है। ये तीनों जो वक्तव्य हैं आपने देखे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसे ध्यान से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है सी वाला हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही है। इसमें पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन ये वाला जो है ये सही नहीं है। मतलब दूसरे वाले में ये कहा गया है, इसे अगर आप देखें, भारत की जो संचित निधि होती है और भारत की लोक लेखा समिति, ये अनुच्छेद 266 तथा भारत की आकस्मिक निधि ये अनुच्छेद 267 में है। यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया है और इसी वजह से ये गलत हो गया है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 75वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम, ये जो दिया हुआ है इस प्रकार से, मतलब आप इसे इंग्लिश में देख लीजिए थोड़ा सा। अंडर द इनैक्टमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 31 to 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। मतलब यहाँ पे जजों की जो संख्या थी सुप्रीम कोर्ट की उसको बढ़ा के 31 से 34 कर दिया गया और इसमें जो चीफ जस्टिस यानी न्यायमूर्ति थे वो भी शामिल होते थे। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं तथा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ऐसे कहा गया। तो आप देख लीजिए इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपने देखे, यहाँ नीचे विकल्प दिए हुए हैं, उन्हें देख लीजिए। ये पूरा प्रश्न है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन ये वाला जो दिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन इसमें इनकरेक्ट है और जो सही है उसी की तलाश हमें करनी थी। तो इसका जो ए वाला है वो हमारा उत्तर हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि तीसरा गलत क्यों है। तो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जाता है। और यहाँ जो पद से हटाने का प्रावधान दिया हुआ है, यहाँ तीनों ही जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं तीनों ही सही है और इसमें सही विकल्प की आपको तलाश करने के लिए कहा था, तो इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है, इसका डी वाला सही होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। मुख्य न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु तक का जो यहाँ पे पद पे आसीन रहने की बात कही जा रही है ये वाली है, और इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये पद से हटाया जा सकता है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला सही था। 76 को देखते हैं। यहाँ पर जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, साथ ही वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो और मतभेद होने पर मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र लेने के लिए कह सकता है और राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। इस प्रकार से इसमें कहा गया है राज्य की संरचना के बारे में और अनुच्छेद वगैरह दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा जो कि गलत है, जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। 76, तो 76 का जो डी वाला है, यानी इनमें से कोई नहीं, अर्थात कोई भी जो है वो गलत नहीं है, सभी क्या है यहाँ पर सही है। तो इसका जो डी वाला है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा, इन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बाइल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में रैपिड सेक्शन में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। खेल प्रतियोगिताओं में किसने जीत हासिल की, इससे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी से जून 2020 की जो अवधि है उसके दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान दिया है
और तीसरे वाले में कहा गया है कि मोबीक्विक ये जो है ये डिजिटल वॉलेट कंपनी है, इसने mpay.me के नाम से एक नई यूपीआई लिंक सेवा को शुरू किया है। यह सेवा उपभोक्ताओं को किसी भी यूपीआई भुगतान ऐप से धनराशि भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से सही की तलाश करनी है। देख लीजिए, तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखिएगा, ये सही नहीं है। बाकी दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। पहले वाले में इसमें गड़बड़ी क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, यानी बी वाला इसका सही होगा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें पहला गलत क्यों हुआ, पहला गलत इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वीं जो बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल था उसमें रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और यहाँ दिया है कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए गलत हो जाता है। बाकी दोनों सही है, तो इसलिए इसमें बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 78 को देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस के संबंध में, जो HIV दिवस होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सही बात है। और वर्ष 2020 के लिए इसका मुख्य विषय यहाँ दिया हुआ है, थीम वाक्य वैश्विक एकजुटता साझेदारी जिम्मेदारी या साझा जिम्मेदारी, मतलब ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका थीम वाक्य था। और तीसरे वाले में कहा गया है कि पहली बार जो यह एड्स दिवस है ये 1 दिसंबर 1990 को मनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब बाकी जो दोनों है उनको देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा। तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी केवल पहला और दूसरा। लेकिन तीसरा वाला गलत है। पहली बार जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था, ना कि 1990 को। तो तीसरा वाला इसमें गलत है, पहला दूसरा सही है, यानी इसका जो बी वाला है वो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 79 की ओर चलते हैं। 79 में कहा गया है कि हाल ही में टाइम किड्स ऑफ द ईयर के खिताब से या अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। टाइम किड ऑफ द ईयर ये अवार्ड है, तो सौरभ चटर्जी है, प्राची देशपांडे हैं, गीतांजलि राव है या अरिंदम घोष है, इसमें से कौन से बताइए। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा गीतांजलि राव, ये जो सी वाला है गीतांजलि राव, ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो SS मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव को IIT दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये परमवीर चक्र नहीं है, ये करमवीर चक्र है। इसके बाद बेंगलुरु विकास विभाग मंत्रालय ने हाल ही में सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले मैनहोल सफाई रोबोट, और इसका नाम क्या था, बैंडिकोट, इसका उद्घाटन किया। और हाल ही में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये सब दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा वाला सही है, और अगर उसको गलत कहा जाता है तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और बाकी दोनों जो है उस पर जरा विचार करिए और देख लीजिए कौन सा इसमें से गलत है। जो सही ना हो उसी की तलाश आपको करनी है। इसे आपने देखा, ये प्रश्न संख्या आपका 80वां है। तो इसमें आपका जो दूसरा वाला है वही गलत है। बेंगलुरु विकास विभाग मंत्रालय का जो ये सीवर की सफाई के लिए रोबोट बनाया गया है, ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। सही क्या है, ये गुवाहाटी जो विकास विभाग मंत्रालय है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये मेन होल की सफाई करेगा और वहां पर मजदूरों को या जो मानव है उनकी नियुक्ति न करनी पड़े और मशीन के द्वारा सफाई हो जाए, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो बेंगलुरु नहीं बल्कि यहाँ पर गुवाहाटी होगा। बाकी दोनों सही है, तो इसमें आपका गलत ही छांटना था, तो बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 81 को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही का आपको चुनाव करना है। तो ओडिशा की जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसने MOES नॉलेज रिसर्च सेंटर नेटवर्क जो है उसे हाल ही में लॉन्च किया है। और भारत की ओर से पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने विद्युत नौका निर्माण और नौकायन में उत्कृष्टता के लिए गुस्ताव ट्रोव अवार्ड को जीता है। इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं, आपको इसमें से सही का चुनाव करना है। 81, तो 81 का अगर आप देख लीजिए, इसका विकल्प भी इसमें इस प्रकार से विकल्प दिए हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, कोई 2 सही हो सकता है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो डी ही होगा। डी का मतलब यह है कि तीनों ही आपके इसमें सही है, तीनों स्टेटमेंट परफेक्ट है। इसके बाद 82 की ओर चलते हैं। 82 में कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल ध्रुवास्त्र, इसका उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत रेंज से सफलतापूर्वक किया गया। इस प्रकार से दिया हुआ है। प्रकाश चंद्र कांडपाल ने हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर यहाँ पदभार को संभाला है, और ये पूषण महापात्रा की जगह लेंगे। इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब पीछे के जो थे उनका भी नाम दिया है। और N बैजेंद्र कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है, और इन्हें सुमित देव के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ये सब इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप बताइए गलत कौन सा है, इसमें आप देख लीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है यानी 82, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल तीसरा इसमें आपका गलत है, सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा गलत है, और आपके जो पहला और दूसरा है वो सही है। ये गलत क्यों है, तो गलत इसलिए है क्योंकि सुमित देव को हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, और ये N बैजेंद्र कुमार के स्थान पे नियुक्त होंगे। तो यहाँ पे खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुआ है, सुमित देव, और यहाँ उल्टा दे दिया है। तो ये जो तीसरा वाला है ये गलत हो जाता है, बाकी दोनों सही है। इसके बाद 83 को देखते हैं। 83 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस स्टेशन को भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। नोंगपोक सेमकई, थोबल मणिपुर,
इसके अलावा AWPS सुरमंगलम सामिल सिटी तमिलनाडु, खरसांग चांगलांग अरुणाचल प्रदेश, झिलमिल भैया थाना सुरजापुर छत्तीसगढ़। इस प्रकार से ये पुलिस स्टेशनों की सूची है। तो इसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया है? 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला। ए वाला मतलब क्या? ये नोंगपोंग सेमकई थोबल जो मणिपुर वाला है, ये आपका पहले स्थान पर रखा गया है सबसे ऊपर। इसके बाद 84 को देखते हैं। 84 में जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो स्पेस एक्स ने अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है और इन्हें PR शेषाद्री के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, इसके द्वारा कुलमीत बाबा को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और उसके साथ दिया हुआ है कि इन्हें देवदीप सेन गुप्ता के स्थान पर अपॉइंट किया गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तीनों को ध्यान से देख लीजिए और ये आपके नीचे विकल्प है। डी वाले में कहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तीनों सही है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला ही होगा। इनमें से कोई नहीं, डी वाला जो विकल्प है उसी को हम चुनेंगे। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ देख रहे हैं आप, इसका जो डी वाला है वो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 85 को देखते हैं। 85 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ करती है। और मेघालय सरकार ने छात्रों के लिए विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो इस प्रकार से की है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और IBM ने साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ट रिग्नाइट इसको हाल ही में प्रारंभ किया है। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से आपका सही विकल्प कौन सा है, मतलब सही स्टेटमेंट का आपको इसमें चयन करना है। चारों जो विकल्प है वो आपको दिखाई दे रहे हैं और तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें आप देख लीजिए, ये 85 आपका है और इसका ए वाला होगा, यानी पहला और तीसरा। पहला सही है और तीसरा सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये गलत है। मेघालय सरकार ने ये पहल शुरू की है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये पहल जो एक टू खेलो एक टू पढ़ो है, ये एक टू त्रिपुरा सरकार का है। यहाँ पर त्रिपुरा होगा, मेघालय नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 इसमें कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 पुलों देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा 27 जून को डे ऑफ द सीफर मनाया जाता है। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, इन्होंने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का आभासी तरीके से शुभारंभ किया है। ये आपके 3 स्टेटमेंट हैं। जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 86। तो इसका हो जाएगा बी वाला, यानी केवल दूसरा जो है वो गलत है। दूसरा गलत है और पहला और तीसरा क्या है, सही है। तो इसमें बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा डे ऑफ द सीफर को 25 जून को मनाया गया है और यहाँ दिया है 27 जून, तो ये तारीख गलत दी है। आगे चलते हैं, 87 को देखते हैं। 87 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। हाल ही में IIT मुंबई ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है। ये दिया है हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इन्होंने हाल ही में एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण प्रतिबद्ध संस्करण को लॉन्च किया है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, इसने हाल ही में टी रविशंकर इनको नया अध्यक्ष और डॉक्टर N राजेंद्रन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस प्रकार से ये नियुक्तियों के बारे में कहा है और लॉन्चिंग के बारे में कहा है। तो 3 स्टेटमेंट कुल मिलाकर है। इसमें से आपको सही का चुनाव करना है 87। तो इसमें से अगर आप देखें 87 में, तो डी वाला आपका हो जाएगा। तीनों ही आपके सही हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं, तीनों आपके परफेक्ट हैं। तो हम डी को चुनते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 को देखते हैं, कौन सा सही नहीं है। तो कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र के नाम से एक नया उत्पाद लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत किसानों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता करवाना है। वसीम जाफर को हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है और हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने परिकल्पना पर आधारित नई लीजेंड ऑफ द सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया है, जिसे कि वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये किताब का नाम है। तो आप बताइए तीनों में से आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत की आपको तलाश करनी है 88। तो जो दूसरा वाला है वो गलत है। मध्य प्रदेश सरकार का ये जो पहल है ये वाला गलत है और बाकी सब क्या है इसमें सही है। यहाँ पर केवल दूसरा गलत है। ये इंदिरा रसोई किसने शुरू किया है? राजस्थान सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य है, मतलब यहाँ राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसका उद्देश्य क्या था कि राज्य में कोई भूखा न सोए, मतलब सभी लोग खाकर सोए, भरपेट भोजन सबको मिल जाए। तो इसके लिए इंदिरा रसोई पहल को शुरू किया गया। बाकी दोनों इसमें सही है, लेकिन हमें गलत खोजना था, तो इसमें जो बी वाला है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न यानी 89 को देखते हैं। तो 89 में ये कहा जा रहा है कि जर्मन बुक ट्रेड्स ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री और दार्शनिक, इन्हें चुना है। और हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, इन्होंने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। मनसुख मंडाविया, जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री,
इन्होंने भारत में पहली बार वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 इसका शुभारंभ किया है और इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से कुछ लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन है और अभी यही बात समाप्त नहीं होती है। तीसरा वाला डाटा बचा हुआ है। विजय खंडूजा को पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ नए भारतीय कार्यालय का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है तथा नीरकर प्रधान को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत अपॉइंट किया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक स्टेटमेंट में 2-2, 3-3 प्रश्न बन सकते हैं बहुत आराम से, और उसी हिसाब से इसको अरेंज किया गया है इस पूरे टेस्ट को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 150 क्वेश्चन के अंदर ही बटोर सके। तो थोड़ा सा अगर समय लगता है तो इसमें आपको धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न अच्छे हैं तो थोड़ा सा उन पर समय देकर देखने की जरूरत होती है। हर विकल्प को ध्यान से देखना चाहिए। अब इन्हें आप देख लीजिए और इसमें से आपको बताना यह है कि सही विकल्प कौन सा है, यानी सही कौन सा है। पूरे प्रश्न को आपने देखा और नीचे जो विकल्प है उन्हें देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का। इसे आप ध्यान से देखिए। ए वाला, ए का मतलब यह है कि पहला और दूसरा तो सही है, जर्मन बुक ट्रेंड्स वाला जो दिया हुआ है ये सही है, और मनसुख मंडाविया वाला ये भी सही है, लेकिन जो विजय खंडूजा वाला दिया है तीसरा वाला वो आपका सही नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखें तो डॉक्टर नीरकर प्रधान को पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के, ये 89 नंबर का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी नए भारतीय कार्यालय का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, और विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पेशेवर जोखिम प्रबंधकों के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं, तो इसमें उल्टा दे दिया है। मतलब नीरकर प्रधान का ये वाला स्थान है और विजय खंडूजा का ये वाला स्थान है, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी दोनों पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा सही है, तो इसमें ए वाले को हम चुनते हैं। ये हमने देखा, इसमें आपको सही विकल्पों का चयन करना था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 90 नंबर का। इसमें कहा गया है कि हाल ही में नीति आयोग ने भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से शुरू की है। निकी पुनाचा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा आईटी वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल के लिए चुना गया है। मतलब इसका पूरा नाम है आईटी वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस, तो इस पैनल के लिए इन्हें चुना गया है। और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन ने हाल ही में अमेरिकी सीनेट के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के नियुक्त के निदेशक के रूप में अपॉइंटमेंट प्राप्त की है, और इन्हें फ्रांस में कार्डोवा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मतलब फ्रांसवा कार्डोवा के नाम स्थान पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये जो 90 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको गलत विकल्प की तलाश करनी है। देख लीजिए, 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी जो है वो गलत नहीं है, तीनों ही स्टेटमेंट अपने स्थान पर सही है, और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं, तीनों ही सही है। तो तीनों जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें ध्यान दीजिएगा, इनसे अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं। इसके बाद 91 को देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इकोनॉमिक थिंक टैंक इसको कहा जाता है। इसके द्वारा विजय केलकर को नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्हें उर्जित पटेल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य PVR विट्ठल का निधन हो गया है, और प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री, इन्होंने हाल ही में शोध और अनुसंधान संबंधी पोर्टल, और इसका नाम है सत्यभामा, फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, इसको शुरू किया है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है। और तीसरे वाले में कहा गया है कि तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजगिर, इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का नया अध्यक्ष चुना गया है, और इन्हें तिजानी मोहम्मद बंदे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पिछली वाला जो करंट अफेयर था उसमें तिजानी मोहम्मद बंदे का नाम खूब फेमस हुआ था, अभी उनके स्थान पर इन्हें अपॉइंट किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। 91 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा तो सही है। ये जो तुर्की की अपॉइंटमेंट है और ये वाली दूसरी वाली, ये दोनों सही है, लेकिन पहला वाला जो उर्जित पटेल के स्थान पर ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विजय केलकर, ये वाली इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इकोनॉमिक थिंक टैंक जो है, इसके द्वारा उर्जित पटेल को नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है, और ये किसके स्थान पर अपॉइंट हुए हैं? विजय केलकर के स्थान पर, तो यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले जो प्रश्न है उसमें कहा गया है 92 नंबर का कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, और किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। 2 चीजें हैं, भारत की रैंकिंग और ये जो सेवा का लॉन्च करने वाला बैंक है, इसका नाम आपको बताना है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 116वां स्थान, और केनरा बैंक, यानी जो ए वाला है वही सही है। 116वीं रैंक इस बार प्राप्त हुई है मानव पूंजी सूचकांक, यानी जो वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होता है उसमें। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 93 को देखते हैं। तो 93 में कहा जा रहा है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हाल ही में भारतीय युवा उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र की 2020 क्लास ऑफ द 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है, और हाल ही में मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ दिया है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। इसमें से सही कथन की आपको तलाश करनी है, तो इसे देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसका हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और तीसरा आपका सही है। जो पहला वाला है और तीसरा वाला है, यानी सी इसका सही होगा, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा वाला इसमें गलत क्यों है इसे देखकर बताइए।
इसमें देखिए जो तीसरा वाला है और पहला वाला है वो तो सही है, लेकिन दूसरे वाले में ये कहा गया है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है और यहाँ दिया है महाराष्ट्र सरकार, तो इसलिए गलत हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं 94 को देखते हैं। 94 में कहा जा रहा है कि कौन सा गलत है, जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो हाल ही में अरुंधति राय की पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फ्रिक्शन, इसको पेगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया है, किताब का नाम है ये। और मैक्सिको सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी से संबंधित राष्ट्रीय बांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स, इसने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रकार से ये 3 स्टेटमेंट है, आप बताइए कि कौन सा गलत है। 94, तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल तीसरा। केवल तीसरा जो है वो क्या है, सही नहीं है, ये वाला। मतलब इसमें जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुनते हैं, बाकी दोनों क्या है, सही है। इसमें सिर्फ तीसरा वाला गलत है। और तीसरा इसमें गलत क्यों है, तो आइए देख लेते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जो 9 स्टॉक्स है उसको सुरेश रैना, मतलब उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, सुरेश रैना है। इसके द्वारा विराट कोहली को नहीं बल्कि सुरेश रैना को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है और यह किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। इसके बाद टाइटन कंपनी ने किस देश के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया है। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 95 का आंसर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला, यानी इटली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट है ये किस देश में है, इटली में है। और उसके बाद जो बैंक का नाम है वो भारतीय स्टेट बैंक है, जो कि ये टाइटन पे को लॉन्च किया है। इसके बाद आगे चलते हैं 96 को देखते हैं। 96 में कहा जा रहा है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने हाल ही में अलीन जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना है और अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। इस प्रकार से दिया हुआ है। एशियाई विकास बैंक ने टेको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है। इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो आप देखकर बताइए कि इसमें से आपका कौन सा सही होगा। 96 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है। जो दूसरा और तीसरा है वही आपका सही होगा, पहला वाला इसमें गलत है। 96 को आपने देखा। हाल ही में सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी दिया है, इसलिए पहला गलत है। इसके बाद 97 को देखते हैं, कौन सा गलत है इसकी तलाश आपको करनी है। तो आदित्यपुरी HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको हाल ही में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ द एक्सीलेंस के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है या लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में योशिहिदे सुगा, ये जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हैं, इनको जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है। और हाल ही में समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप बताइए कि कौन सा गलत है। 97, तो 97 का जो डी वाला है वो आपका सही होगा। डी का मतलब इसमें देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, तीनों ही इसमें क्या है, सही है। तीनों ही स्टेटमेंट परफेक्ट है, इसलिए हम डी को चुनते हैं, अर्थात इसमें से कोई भी गलत नहीं है। इसके बाद 98 को देखिए। हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है और किसने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है या उसे चुना गया है। तो राजेश खुल्लर, सुभाष कामत, इसके अलावा राजीव टोपनो और NS राजन, इसके अलावा राजीव टोपनो और शशिधर सिन्हा, और इसी प्रकार से खुल्लर और रोहित गुप्ता, ये दिया हुआ है। इसमें से कौन से होंगे, तो 98 का करेक्ट आंसर आपका होगा राजेश खुल्लर और सुभाष कामत, यानी पहला वाला इसका सही है, ए वाला परफेक्ट होगा। इसके बाद 99 में 3 स्टेटमेंट है। मर्सिडीज रेसर वॉल्टेरी बोटास, इसने इटली के मुगालो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। सही विकल्पों का आपको चयन करना है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हाल ही में जो 27वां आशियान रीजनल प्लेटफॉर्म था उसमें वी मुरलीधरन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, इनमें देखकर आपको सही का चुनाव करना है। 99 को आप देख रहे हैं, तो इसमें विकल्प भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी दूसरा और तीसरा इसमें सही है। दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है, क्योंकि मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने, ये रेसर है और इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जो इटली का मुगाली सर्किट है उसमें आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स जो 2020 थी उसमें अवार्ड जीता था, मतलब उसे जीता था। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये वॉल्टेरी बोटास का नाम है, तो नाम ही गलत दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि पहली बार 31 अक्टूबर 2020 से किस राज्य ने समुद्री विमान सेवा को शुरू किया है और कौन सी राज्य सरकार है जिसने कि मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना को शुरू किया है। 2 अलग अलग राज्यों के नाम आपको बताने हैं, नीचे पेयर दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो 100 का हो जाएगा डी वाला, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ये जो मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना है ये यूपी गवर्नमेंट की है, और जो ये 31 अक्टूबर से समुद्री विमान सेवा है ये किसकी है, गुजरात की है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 101वें प्रश्न को देखते हैं, कुल 150 प्रश्न है। तो 101वां प्रश्न जो है इसमें कहा गया है पहले स्टेटमेंट के तौर पे सही विकल्प का आपको चयन करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशनर कार्नर मोबाइल ऐप को विकसित किया है। और हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस R लक्ष्मण, इनका निधन हो गया। इसके अलावा ये दिया हुआ है तीसरा स्टेटमेंट कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर
ड्वेन जॉन ब्रावो ये 2020 मैचों में 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ये 3 स्टेटमेंट है, आप देखकर बताइए इसमें से सही कौन सा है। इसे आपने देखा तो इसका जो करेक्ट आंसर है 101 का वो हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और तीसरा इसमें क्या है, सही है। लेकिन जो दूसरा वाला है वो गलत है। इसमें ये कहा गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है और इनका नाम है जस्टिस AR लक्ष्मण, इनका निधन हो गया है, ये वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर बॉम्बे उच्च न्यायालय दे रखा है तो ये वाला इसलिए गलत हो जाता है। गलती कहाँ पर है वो आपने स्टेटमेंट में देखी। इसके बाद आगे चलते हैं 102 को देखते हैं, कौन सा सही नहीं है इसकी तलाश आपको करनी है। तो हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इन्होंने प्रतीक्षा नाम से पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। श्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इन्होंने अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान को शुरू किया है। ये 3 स्टेटमेंट है, आप बताइए गलत कौन सा है। 102। तो इसमें गलत आपका डी वाला, यानी इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही सही है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, तीनों परफेक्ट है। इसके बाद 103 को देखिए, यानी 103वां, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद यानी NCPUL, इसने हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है और किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। तो यहाँ पर दिल्ली और पीयूष गोयल दिया है, असम और निर्मला सीतारमण दिया है, राजस्थान और रविशंकर प्रसाद दिया है, हरियाणा और प्रकाश जावड़ेकर दिया है। इसमें से कौन सा होगा बताइए, पेयर कौन सा होगा। तो 103 का हो जाएगा ए वाला, यानी दिल्ली और पीयूष गोयल, यानी इसका जो ए वाला है वो सही। इसके बाद आगे चलते हैं 104 को देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में फ्रांसीसी लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, इनको इनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कीथ रोलवे को लगातार दूसरी बार 5 साल के लिए ट्रिनिडाड और टोबैको गणराज्य का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। और हाल ही में एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा को शुरू किया है। फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और एशुए, इनका बहुत लंबा नाम है, फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एशुए, इनको लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये 3 स्टेटमेंट है, आप देखकर बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से आपका सही कौन सा है। देख लीजिए 104, तो इसमें देखिए दूसरा और तीसरा वो तो सही है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो गलत है, जिसमें कहा गया है कि डच लेखक मैरिके लुकास, तो इनके बारे में अगर आप देखें, डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को उनके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये वाला जो इसमें स्टेटमेंट है, इसे आपने देखा, ये फ्रांसीसी लेखक नहीं है बल्कि कहाँ के हैं, डच लेखक है। यहाँ इनकी जो लोकेशन, इनका जो नेशनलिटी दिया है वो गलत दिया है, बाकी सब इसमें सही था। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है, उसे ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डच होगा, फ्रांसीसी नहीं होगा। तो ये दूसरा और तीसरा सही है, और दूसरा और तीसरा अगर इसमें सही है तो जो हमारा उत्तर है वो कौन सा होगा, बी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 105 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो विनय टोन्स को SBI म्यूचुअल फंड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिडिक्शन इंडेक्स EPI 2020 रिपोर्ट में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है। गुजरात के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन को स्थापित किया गया है। ये 3 अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, गलत कौन सी है ये आपको बताना है। 105 105, तो इसमें देखिए बी वाला होगा, केवल जो दूसरा है वो गलत है। मतलब बी को अगर हम चुनते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है यानी EPI 2020, उसमें गुजरात पहले स्थान पर है, न कि महाराष्ट्र। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है और बाकी दोनों सही है। इसके बाद 106 को देखते हैं। तो 106 में कहा जा रहा है कि किस संगठन ने डिजिटल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध सुपर ऐप को लॉन्च किया है और किस देश ने अपने 5वें गाओफेन 9 यानी 05 श्रृंखला जो है उसके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 2 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, तो यहाँ रिलायंस समूह और जापान दिया है। इसी प्रकार से 3 और विकल्प है, तो इन्हें आप देख लीजिए। 106 का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये टाटा समूह और चीन है। गाओफेन किसका है? ये चाइना का है। और ये जो ग्रुप है डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च करने वाला, ये टाटा ग्रुप है। सी वाला इसका उत्तर है। इसके बाद 107वें को देखिए। ज्वार नदमुख पारितंत्र के संबंध में सही विकल्पों का आपको चयन करना है, यानी एस्चुरी के बारे में कहा गया है। तो प्रोविजनिंग सेवाएं, इसके बाद विनिमयन और रखरखाव सेवाएं, पर्यावास और पारिस्थितिकी सामुदायिक जो सेवा होती है वो, इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक सेवाएं, और उसके आगे दिया हुआ है बाढ़ सुनामी से सुरक्षा, मछली उत्पादन, उच्च जैव उत्पादकता, उसके साथ साथ गैसीय रचना चक्रण और पोषक तत्व। तो इन्हें आपको मैच कराना है। असल में इन दोनों लिस्टों को मैच करके इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी पहले वाले का हो जाएगा तीसरा। उसी प्रकार से जो दूसरा वाला है उसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और तीसरे वाले का हो जाएगा आपका पहला, यानी बाढ़ और सुनामी से सुरक्षा। और जो चौथा वाला है उसका हो जाएगा दूसरा, यानी मछली उत्पादन, सांस्कृतिक सेवाएं और रचना चक्रण जो है मछली उत्पादन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसे बनाएंगे, मतलब इसमें मैचिंग करानी थी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका बी वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये दिया हुआ है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी लोकेशन और वर्ष दिया हुआ है। तो 2005 आंध्र प्रदेश, 1987 अंडमान निकोबार, 1979 गुजरात और 1981 छत्तीसगढ़।
आप बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। इसमें मैचिंग आपको करानी है। 108 को आप देख रहे हैं, इसका जो डी वाला है वो सही मैच है। 2 1 4 3, यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरे वाले का 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 4 3 के हिसाब से मिलाएंगे, यानी तीसरे वाले का 4 हो जाएगा और 4 वाले का 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसे मिला लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 109 है, इसमें विश्व के जो पर्यावरण दिवस और सप्ताह आदि हैं उनको आपको मैच कराना है। मतलब पर्यावरण से संबंधित जो दिवस होते हैं, जैसे कि विश्व गैंडा दिवस है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। इनकी तारीखों से इन्हें मैच कराना है। तो मैच करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। 109 का जो करेक्ट आंसर है इसे आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 4231। मतलब 4231 का मतलब क्या है, पहला वाला ही सही है। पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा सही है, तीसरे वाले का तीसरा सही है और चौथे वाले का पहला हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग होगी। आगे चलते हैं 110 को देखिए। वन्यजीव अभ्यारण्यों के संबंध में सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो राज्य और अभ्यारण्य दिया हुआ है, इन्हें आपको मिलाना है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ताल कावेरी है। यहाँ पर राज्यों के नाम बिहार, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक दिए हुए हैं। इन्हें मैच करके आपको देखना है। तो मिलाकर देख लीजिए कौन सा किससे मिलेगा। ये आपका 110वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं। ये सी वाला होगा। सी का मतलब ये है कि ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ ज्यादा आपको हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। ये पहले से आमने सामने मैच, कुछ करना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि जैव आरक्षित क्षेत्रों के संबंध में सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो सिमलीपाल है, नोकरेक है, शीत मरुस्थल है, मन्नार की खाड़ी है, तमिलनाडु, उसकी डेट दी हुई है 1989, मेघालय 1988, हिमाचल प्रदेश 2009 और ओडिशा 1994। कौन सा किससे मेल खाएगा बताइए। 111। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4231। उसके हिसाब से मिलाइएगा तो इसका जो ए वाला है वो सही होगा। ए वाला यानी 4231, पहले वाले का 4 हो जाएगा, दूसरे वाले का 2 ही रहेगा, तीसरे वाले का 3 ही रहेगा और जो चौथा वाला है इसका 1 हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। आगे चलते हैं 112 को देखते हैं। फसल और संबंधित किस्मों को आपको सही तरीके से मिलाना है। तो कहवा यानी काफी है, कपास, मूंगफली और मक्का है और इसका नाम दिया हुआ है। कौशल है, पूसा अली है, रोबस्टा है और सुवित विकास है। तो काफी जो है वो रोबस्टा से मिला लीजिए पहले, बिना सोचे समझे। अगर पहले का यानी पी का तीसरा हो जाता है तो इसमें सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें कि पहले का तीसरा चुना गया है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। और उसी हिसाब से बाकी को भी मिला सकते हैं, यानी दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा, जो तीसरा वाला है इसका पहला हो जाएगा और मक्के का क्या हो जाएगा, पूसा अली हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग है। 112 का आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा गेस वर्क करेंगे तो भी हो सकता है। 113 को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। एंथ्रोसाइनिन नाम का जो रसायन है उसके कारण प्याज का रंग लाल होता है। सोलेनिन नाम का रसायन जो है ये मूली में तीखेपन का कारण होता है, मूली तीती लगती है जो। और एलाइसिन नाम का जो रसायन है इसके कारण लहसुन से संबंधित गंध का निर्माण होता है। लहसुन में जो तेज महक होती है वो इसी वजह से होती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो सही कौन सा है ये आपको बताना है। 113 को पूरा पूरा आप देख रहे हैं। देखिए इसका सी वाला होगा। पहला और तीसरा तो ठीक है, लेकिन जो ये बीच में सोलेनिन का नाम दे दिया है कि ये मूली में तीतेपन का कारण होता है, ये आपका सही नहीं। मतलब इसमें सी वाला आपका आंसर होगा। सही क्या होगा इसे अगर देखिए तो जो आइसोसाइनेट होता है उसके कारण मूली तीखी लगती है, उसके उपस्थिति के कारण ये तीती लगती है। ये सोलेनिन नहीं है, आइसोसाइनेट होगा, इसलिए इसका सी वाला उत्तर होगा। इसके बाद 114 को देखिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ये द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। अभी 2019 वाली है, 2021 में फिर से आएगी। कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी। तो एक बार फिर से वनों का डाटा हमारे सामने होगा, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक यही प्रासंगिक है। तो आइए इसमें देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 2 राज्य मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र 66,688 वर्ग किलोमीटर है। 2 शीर्ष जो राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत नहीं। अब प्रतिशत वाले अगर देखे जाएं तो उसमें 2 राज्य कौन से हैं, मिजोरम है और अरुणाचल है। मिजोरम मतलब 85.41 और अरुणाचल मतलब 79.63। और 2019 में देश में वनावरण और मतलब वन और वनावरण के क्षेत्रफल में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार से ये 3 डाटा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे जारी किया गया है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 114 को आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखें तो बी वाला होगा, यानी दूसरा और तीसरा तो सही है। दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है आपका। दूसरा आपका सही है जो प्रतिशत वाला है, और ये क्षेत्रफल वाला। पहले वाले में क्या गड़बड़ी है, पहले वाले में ये गड़बड़ी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले जो शीर्ष 2 राज्य हैं उसमें मध्य प्रदेश तो है, लेकिन दूसरा आपका अरुणाचल है। मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना, तो 77,482 वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल के बारे में अगर देखा जाए वन्य क्षेत्र के मामले में तो 66,688 वर्ग किलोमीटर। ये इनका विस्तार है। तो यहाँ जो दे दिया है मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, ये गलत हो गया है। इसके बाद आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। 115 को देखिए। उत्तर प्रदेश की जो वन स्थिति रिपोर्ट है, राज्यवार जो आंकड़े, इसके बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशतता वाले शीर्ष 2 जिले जो है वो सोनभद्र और चंदौली हैं। सोनभद्र में 36.79 और चंदौली में 22.25 है, ऐसा दिया हुआ है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशतता वाले शीर्ष 2 जिले जो है वो भदोही 0.31% और बदायूं 0.49% है। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 2 जिले जो है वो सहारनपुर 70.26% और मुजफ्फरपुर 26.11% है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए सही विकल्पों का चयन इसमें से आप कैसे करेंगे, मतलब कौन सा आपका सही है। 115
इसमें आपका सही उत्तर होगा सी वाला, यानी पहला और तीसरा जो है वो सही है। लेकिन जो दूसरा वाला है जहां पे न्यूनतम क्षेत्रफल प्रतिशतता वाले शीर्ष 2 जिले बताए गए हैं, मतलब ये वन क्षेत्रफल की बात हो रही है, ये वाला गलत है। पहला और तीसरा आपका सही है। सही जानकारी इसमें क्या होगी, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए मतलब पूरे प्रदेश में, तो भदोही का जो क्षेत्रफल है, मतलब यहाँ वन्य क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो वो 0.31% होगा और मैनपुरी जो है ये 0.49% के साथ दूसरे स्थान पे है, और यहाँ दूसरे स्थान पर दे दिया है बदायूं, यही गलत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। 116वां, बाघ आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो बाघ आरक्षित क्षेत्र यहाँ सह्याद्री, इंद्रावती, भद्रा और पखुई दिए हुए हैं, वर्ष दिया है, राज्य दिया है, इन्हें आपको मिलान करना है। देख लीजिए कौन सा किससे मेल खाएगा। 116, तो इसका अगर आप मिलान करेंगे तो इसका ए वाला सही होगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1 के हिसाब से इसे मिला लेंगे, मतलब पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा ठीक है, तीसरे वाले का तीसरा ठीक है और चौथे वाले का पहला हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग है। आगे चलते हैं, 117 को देखते हैं। संरक्षित क्षेत्र, प्रजाति और राज्य दिया है, इसको आपको मिलान करना है, जैसे पीछे आपने मिलाया था। तो यहाँ अगर आप देखें तो जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, खाकिम अभ्यारण्य है, मुल्लेन है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा किससे मेल खाएगा जरा बताइए। तो इसमें अगर आप देखें, ये आपका 117वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपका डी वाला होगा, दूसरा पहला चौथा तीसरा, यानी दूसरा पहला चौथा और तीसरे के हिसाब से मिला लीजिए। पहले वाले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का पहला हो जाएगा, तीसरे वाले का चौथा हो जाएगा और चौथे वाले का तीसरा हो जाएगा। यानी फाकिम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये बाघ, घड़ियाल, मतलब ये वाले जो जीव हैं यहाँ पे संरक्षित होते हैं। जल्दापाड़ा वाला जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए। इसी प्रकार से बाघ, घड़ियाल और हाथी नागालैंड, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक सींग वाला गैंडा और असम ये एक साथ होगा, तो ये लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है। ये असम इस साइड होगा, वैसे ही यहाँ हाथी और नागालैंड जो है ये इसके साथ होगा। ऐसे ही यहाँ भी है, जैसे स्तनपाई और मिजोरम दिया हुआ है। तो फिलहाल इसका डी सही है और उसी हिसाब से इसे मिलाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में ये कहा गया है 118वें में, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में जो संबंधित सही विकल्प हैं उनका आपको चयन करना है, यानी यहाँ भी आपको मैचिंग ही करनी है। तो चंद्रताल झील यहाँ पे दिया हुआ है, ये 8 नवंबर 2005 को। अब यहाँ पे देखिए ये 1.8 नहीं है, ये पहला नंबर है और ये 8 नवंबर 2005 है, हिमाचल प्रदेश है। वैसे ही ये दूसरा नंबर है, 8 नवंबर 2005 जम्मू कश्मीर। और यहाँ देख लीजिए ये तीसरा नंबर है, 19 अगस्त 2002 तमिलनाडु और 1 अक्टूबर 1981 राजस्थान। इस प्रकार से ये थोड़ा सा है, तो इसे देखकर मिला लीजिए, इसमें मैचिंग कैसे करनी है। इसे अगर आप देखें, ये आपका 118वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से मिला हुआ है, ये आमने सामने मैच है, इसमें कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं। 119वें में कहा जा रहा है कि भारत के प्रमुख वानस्पतिक उद्यानों में से संबंधित सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो एक्सप्रेस वानस्पतिक उद्यान पुणे महाराष्ट्र, इसके अलावा IFGTV वानस्पतिक उद्यान कोयम्बटूर तमिलनाडु, लाल बाग वानस्पतिक उद्यान मुंबई महाराष्ट्र, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप मिलान करके बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है, मतलब सही कौन मेल खाता है। 119वां ए, और मतलब ए वाला इसमें होगा पहला और दूसरा, पहला सही है और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा वाला जो लाल बाग वानस्पतिक उद्यान की इंफॉर्मेशन दी है ये इसमें इनकरेक्ट है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें सही क्या होगा, लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, न कि मुंबई महाराष्ट्र में, तो लोकेशन गलत दी। इसके बाद 120वें को देखिए, भारत में अवस्थित समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में संबंधित विकल्पों का सही चयन कीजिए। कोरिंगा अभ्यारण्य ये 1976 में स्थापित हुआ था, पश्चिम बंगाल। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान 1997 ओडिशा। सजना खाली अभ्यारण्य 1978 आंध्र प्रदेश। गहिरमाथा अभ्यारण्य 1998 ओडिशा। ये मैच नहीं है, इसको आपको मैच करना है, मैच मिलाकर इसे जो कोड दिया हुआ है उससे मेल कराना है। देख लीजिए, तो 120वां जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब यह है कि तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, इसमें जो बी वाला है वो सही होगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, उसी प्रकार से दूसरे वाले का चौथा हो जाएगा, तीसरे वाले का पहला हो जाएगा और जो चौथा वाला है इसका दूसरा हो जाएगा। इस तरह से इसे मेल कराएंगे। इसके बाद 121वें को देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले विभिन्न रोगों के संबंध में सही विकल्पों का आपको चयन करना है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से बेरी हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। रिकेट्स जो है वो छोटे बच्चों में और ऑस्टियोमैलेशिया जो है ये हड्डियों के रोग है, तो ये आपको बड़े जो वयस्क लोग होते हैं उनमें हो जाता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, देख लीजिए। तो 121 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन जो B3 की कमी से बेरी बताया गया है वो आपका सही नहीं। B3 की कमी से पेलाग्रा होता है, तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी के ही परिवार का वो सदस्य है, लेकिन कौन से नंबर का विटामिन बी है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल पहला और जो तीसरा है वो सही है और जो सही है उसी का हमें चयन करना था, तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 122वें नंबर के प्रश्न में आप देख रहे हैं कि श्वेत रुधिराणु जो होते हैं, यानी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ कहा गया है कि इओसिनोफिल्स तथा बेसोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये कणिका विहीन है, मतलब ये सभी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। और न्यूट्रोफिल्स एक कणिका विहीन व्हाइट ब्लड सेल्स है, यानी WBC है। तो आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा आपका सही है, जो कि WBC के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देता है।
ये 122वें नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वो होगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा। लेकिन तीसरा वाला सही नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो कणिका विहीन होता है, जबकि ये कणिकामय होता है। यहाँ पर कणिकाओं का अभाव नहीं होता है, जबकि कणिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। तो इसलिए पहला और दूसरा, इसमें सही का चयन करना था। इसके बाद 123वां, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं उसकी बीटा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण होता है। जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं होती हैं उसकी बीटा कोशिकाओं से ये हार्मोन निकलता है, और लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावण होता है। इस प्रकार से ये 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप बताइए कि सही कौन सा है। ये 123 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल तीसरा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा और ये डेल्टा, तो डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन है वो निकलता है। बाकी दोनों गलत दिया है, उल्टा दे दिया है। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से जो इंसुलिन हार्मोन है वो निकलता है, और जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उससे ग्लूकेगॉन नाम का जो हार्मोन है वो निकलता है। तो उसमें उल्टा करके दे दिया है। सिर्फ तीसरा इसका सही है, सी वाला इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 124 को देखिए, इसमें कुछ दिए हुए स्टेटमेंट, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो पिपरमिंट ये सिनामोमस कैम्फोरा नाम की जो सदाबहार वृक्ष है उसकी लकड़ी से बनाया जाता है। और नीम में एजाडिरेक्टिन, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, एजाडिरेक्टिनिन नाम का रसायन पाया जाता है। वैसे नीम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो एजाडिरेक्टा इंडिका होता है, ठीक है। तो ये रसायन पाया जाता है। इसके अलावा जेट्रोफा, करंजा, नागवंशी तथा नीम आदि बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख वानस्पतिक प्रजातियां हैं। तो आप बताइए सही कौन सा है। जेट्रोफा तो होता है बायोडीजल के लिए, लेकिन बाकी जो है वो होते हैं या नहीं, आपको देखना है। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। लेकिन पहला वाला जो है वो गलत है। पिपरमिंट जो है वो सिनामोमस कैम्फोरा की लकड़ी से नहीं बनता है, ये तो पत्तियों से बनता है। फिलहाल दूसरा और तीसरा इसमें सही है। यहाँ पे जो पहला वाला है इसको अगर आप देखिए तो इसमें कहा गया है कि कपूर सिनामोमस कैम्फोरा नाम का जो सदाबहार वृक्ष है उसकी लकड़ी से बनाया जाता है। कपूर का उत्पादन यहाँ से होता है। पिपरमिंट पत्तियों से बनता है, जैसे पुदीना होता है ना, वैसे ही ये पुदीने टाइप की पत्तियां होती हैं और इनमें तेज गंध होती है, उनका तेल निकाला जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 125 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का आप चयन कीजिए। जैंथोफिल नाम का जो वर्णक है उसके कारण पपीते का रंग पीला हो जाता है। कैरोटीन नाम के वर्णक के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है, और कैरिका जेंथिन नाम का जो वर्णक होता है उसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। ऐसे दिया हुआ है, इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें जो 125 है इसका केवल दूसरा सही है। जो कैरोटीन का वर्णक का उपयोग दिया है वो सही है। जैंथोफिल से हल्दी का रंग पीला होता है, उल्टा दे दिया है। और कैरिका जेंथिन जो होता है इसके कारण पपीते का रंग पीला होता है। दोनों में जो पीलापन है उसकी वजह 2 है, दोनों अलग अलग। आगे चलते हैं, तो इसमें सही कौन सा है, केवल दूसरा। इसके बाद 126 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि मिश्र धातु और अवयव, इन्हें आपको सही विकल्पों के तौर पे चयन करना है। तो मिश्र धातु में स्टील दिया है, ड्यूराल्यूमिन दिया है, और इसके अलावा जर्मन सिल्वर दिया है। तो स्टील के आगे लिखा हुआ है लोहा प्लस कार्बन, इसके आगे ड्यूराल्यूमिन जो नीचे वाला है उसमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम, तांबा और मैग्नीज, इसके अलावा मैग्नीशियम, और जर्मन सिल्वर के आगे लिखा हुआ है तांबा, निकल और क्रोमियम। तो कौन सा इसमें से सही मैच करता हुआ है। 126 का ए हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा। लेकिन जो ये जर्मन सिल्वर का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया है ये सही नहीं है। सही क्या होगा, देखिए जर्मन सिल्वर जो है ये तांबा, निकिल और जिंक यानी CuNi और Zn तीनों को मिलाने से बनता है। यहाँ पर जो क्रोमियम दे दिया है ये गलत है। इसके बाद 127 को देखते हैं। 127 में कहा गया है कि निम्नलिखित अम्लों के बारे में सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ऐसे दिया हुआ है। इमली, अंगूर और कच्चे आम में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नींबू, संतरे आदि में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऐसे इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 127 का हो जाएगा सी वाला, यानी पहला और तीसरा सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। इमली में टार्टरिक पाया जाता है और यहाँ पर दिया हुआ है एसिडिक, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा इसमें सही होगा और इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जो 128 नंबर का प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रस गैस को हास्य गैस भी कहा जाता है और क्रिप्टान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ऐसे मिलता जुलता प्रश्न हमने पिछले टेस्ट में भी डिस्कस किया था। फिलहाल 128 को देखिए। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और दूसरा। जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। यहाँ देखिए जो क्रिप्टान दिया हुआ है, पहला और दूसरा इसका क्या है वो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। क्रिप्टान नहीं बल्कि जिनान जो है वो स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए वाला होगा। इसके बाद 129 को देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि सही विकल्पों का चयन कीजिए। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, मलहम बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। माचिस में ज्वलनशीलता फास्फोरस ऑक्साइड के कारण होती है। इस प्रकार से कुछ तथ्य दिए हुए हैं। तो इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो गलत है। यहाँ ये कहा गया है पहला और तीसरा इसमें अगर सही है तो हमारा जो सी वाला है वो सही होगा। दूसरे वाले में सौंदर्य प्रसाधन और स्याही मलहम बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सही बात यह है कि जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डाटा यहाँ गलत दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। 130 को देखते हैं, यानी 130वां। यहाँ कथन और कारण दिया है। तो धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है
और क्रुक्स कांच जो होता है इसमें पराबैंगनी किरणें यानी जो यूवी रेडिएशन होता है उसके अवशोषण की क्षमता होती है। ऐसे दिया है। अब आप बताइए कि सही कौन सा है। 130 इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है। धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का इस्तेमाल करने का रीजन क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आंखों की रक्षा करता है, ये चीज है। तो यहाँ ये सही स्पष्टीकरण दे रहा है। इसके बाद 131 को देखिए, लोहे और लकड़ी के दो टुकड़ों को समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो दोनों में क्या होगा, मतलब क्या स्थिति होगी, पहले साथ में गिरेंगे, पहले कौन पहुंचेगा, इसके बारे में नीचे दिया हुआ है। तो 131 का क्या हो जाएगा, 131 का हो जाएगा बी, लोहे का टुकड़ा पहले गिरेगा जिसका वजन ज्यादा रहेगा, मतलब जिसके अंदर भार ज्यादा रहेगा। आकार की बात नहीं है, ये दो टुकड़े हैं और इनमें आकार अलग अलग भी हो सकता है, वजन भी अलग अलग हो सकता है। तो जिसका वजन ज्यादा रहेगा वो पहले गुरुत्व के कारण नीचे खींचेगा। तो इसमें जो है लोहे का टुकड़ा पहले गिरेगा, वो वाला सही है। इसके बाद 132 को देखते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में दिया हुआ है। तो पहली पीढ़ी का जो दिया है समय, इसमें 1940 से 1956 के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी का दिया हुआ है 1964 से 71, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तथा उच्च स्तरीय भाषा बेसिक का इस्तेमाल किया गया। 1956 से 63 इसमें असेंबली भाषा फोर्ट्रॉन और कोबोल का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो आप बताइए कि सही कौन सा है। 132 आप पूरा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो इसका ए वाला होगा, यानी केवल पहला सही है। प्रथम पीढ़ी जो है 1940-1956 बीच की जो रेंज है, इसमें कंप्यूटर में मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया। बाकी जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही नहीं है। दूसरी पीढ़ी का अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज फोर्ट्रॉन और कोबोल का इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ दिया है बेसिक का इस्तेमाल करते थे। और जो तीसरी पीढ़ी का समय था यानी 1956 से लेकर 63 वाला, उसमें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक का प्रयोग किया गया। तो यहाँ उल्टा दे दिया, रिवर्स दे दिया है, सिर्फ पहला वाला इसमें सही है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 133 में कथन और कारण दिया है, मरुस्थलीय शीतलक उष्ण और शुष्क दिनों में अधिक ठंडक देते हैं, ये दिया है। और उष्ण दिनों में उच्च तापमान के कारण जल के वाष्पन की दर जो है वो बढ़ जाती है। आप बताइए इसमें कैसा होगा, मतलब उत्तर किस प्रकार का होगा। तो 133 का जो सी वाला आंसर है वो होगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण देता है। तो इसमें आपका सी वाला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 134 को देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी की प्रथम पीढ़ी के उत्पादक ये एरोसॉल, कोलाइड और बहुलक है, मतलब ये प्रथम पीढ़ी के उत्पादक के तौर पे यहाँ दर्शाए गए हैं। और नैनो तकनीक की दूसरी पीढ़ी के उत्पादक प्रतिबद्ध औषधियाँ, 3D ट्रांजिस्टर और संकेतक उत्प्रेरक हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी का जो थर्ड जनरेशन है उसके उत्पादक आणविक विनिर्माण है। यहाँ पे उत्पाद के तौर पे दिया हुआ है, तो ये उत्पाद कौन कौन से हैं ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप बताइए सही कौन सा है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ये पूरा प्रश्न है। 134, तो 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा, लेकिन तीसरा गलत है। तीसरे वाले में कहा है कि आणविक विनिर्माण ये थर्ड जनरेशन का उत्पाद है, ऐसा सही नहीं है। सही क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में जो तीसरी पीढ़ी होती है उसका उत्पाद रोबोटिक्स और 3D नेटवर्किंग होता है, न कि आणविक विनिर्माण। तो पहला और दूसरा सही है और इसलिए इसमें ए वाले को हम सही चुनते हैं। इसके बाद 135 को देखते हैं। कथन और कारण दिया है ए और आर, इसे आप देख लीजिए। जेट विमान समताप मंडल के निचले भाग में बहुत आसानी से उड़ता है। समताप मंडल के निचले भाग में वाष्प, मतलब जल वाष्प या बादल जो होते हैं वह तथा ऊर्ध्वाधर पवनें ये उपस्थित नहीं होती, आसानी से उड़ने का कारण दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ये कथन और कारण एक दूसरे की सही व्याख्या कर पाते हैं अथवा नहीं। तो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, मतलब ये आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है और दोनों यहाँ पर अपनी अपनी जगह सही भी है। तो सी वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद 136 में 3 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, जो सही ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। तो वाई के अलग समिति जो है, मतलब कमेटी, ये 1977 में गठित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2700 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, शहरी क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में न्यूनतम पोषण स्तर की अवधारणा इसके द्वारा पेश की जाती है। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये 2005 में कॉन्स्टिट्यूटेड होती है और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय है और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व्यय है, उसके रूप में न्यूनतम व्यय मूल्य की अवधारणा को पेश करती है। सी रंगराजन समिति जो है ये 2012 में गठित होती है और 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय और 1407 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के रूप में न्यूनतम व्यय मूल्य की अवधारणा को पेश करती है। ये कुछ समितियों की रिपोर्ट और उनका पूरा सर्वेक्षण है। तो इसमें से गलत कौन सा है, तीनों आपने देखा, यहाँ बताइए, विकल्प भी देख रहे हैं आप। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए वाला, यानी केवल जो इसमें आप देख सकते हैं केवल जो पहला वाला है वो गलत है। वाई के अलग समिति जो है यानी कमेटी 1977 वाली, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की यहाँ पर जो रेंज है उसको फिक्स किया जाता है। जो कैलोरी की रेंज निर्धारित की गई है वही गलत है और इसी कारण यहाँ पर जो गलत उत्तर था उसी का हमें चयन करना था, तो हमने पहले का चयन किया है, बाकी दोनों इसमें एकदम सही है। तो ए का हम चयन करते हैं केवल पहला, वहाँ कैलोरी की रेंज गलत थी। यहाँ देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कहा है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं, 5वीं और 4थी इस प्रकार से दिया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और खाद्य सुरक्षा मिशन, इन्हें आपको मैच कराना है, मैच करा के देखना है कि कौन सा किससे मेल खाएगा। तो 137 को आप देख रहे हैं, इसका बी वाला होगा, तीसरा चौथा पहला, माफ कीजिएगा, तीसरा चौथा दूसरा और पहला,
तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला उसी के हिसाब से मिलाएंगे। पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का चौथा हो जाएगा, तीसरे वाले का दूसरा हो जाएगा और जो चौथा वाला है इसका पहला हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद 138 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए, तो इसे भी आपको मैच ही कराना है। भूरेलाल समिति है, वांचू समिति है, पार्थ सारथी शोम समिति है और वाई वी रेड्डी समिति है। इनका संबंध किस कार्य से था ये बगल में दिया हुआ है, यानी राइट साइड में। इसको आपको मैच करके देखना है। तो देख लीजिए 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, और उसी आधार पर इसे मिला लेंगे। पहले वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ ये ए वाला इसका सही है। इसका हो जाएगा चौथा वाला, उसके बाद दूसरे वाले का दूसरा है और तीसरे वाले का क्या है, पहला है। उसके बाद जो चौथा वाला है उसका तीसरा हो जाएगा। ये इसमें मैचिंग का तरीका होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 139 को देखते हैं। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार सूचकांक से संबंधित सही विकल्पों का आप चयन कीजिए। तो यहाँ भी आपको मैच ही करना है। नैस्डैक शेयर मूल्य सूचकांक है, इसके आगे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा वारसा शेयर मूल्य सूचकांक है, फ्रैंकफर्ट है और मिलबेट है। बताइए इसमें से कौन सा किससे मेल खाएगा। 139, तो इसका जो मैचिंग है उसमें आप डी वाले की ओर जाइए। 1342 उस हिसाब से इसे मिलाएंगे और इसमें पहले वाले का पहला ही रहेगा, ये आमने सामने है। जो दूसरा वाला है इसका पोलैंड हो जाएगा, तीसरे वाले का जर्मनी हो जाएगा और जो चौथा वाला है इसका इटली हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग है। इसके बाद 140 को देखिए। मुद्रास्फीति के संबंध में सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसके आगे लिखा हुआ है मुद्रास्फीति की दर 3% से कम। इसे आपको मैच कराना है असल में। तो लिस्ट 1 को पहले देख लेते हैं। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी चलती हुई मुद्रास्फीति, और उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन और जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है यानी कूदती हुई मुद्रास्फीति। इस प्रकार से ये मुद्रास्फीति की अलग अलग जो स्थितियां हैं वो दी हुई हैं, नाचते कूदते। और उसके बाद जो राइट साइड है उसमें दिया हुआ है मुद्रास्फीति की दर 3% से कम, 3 से 10%, उसी प्रकार से 10 से 20 और फिर 20% से ज़्यादा। तो बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। इसमें थोड़ा सा आप गेस वर्क भी लगाएं, यानी सामान्य बुद्धि लगाएं तो भी लगा सकते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है अगर आपको ये मालूम होगा तो उसके चलने दौड़ने रेंगने का मतलब आप जानते ही हैं। आराम से इसमें से आप जो दर है उसको चुन सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए 140। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ये सामने से 3% से कम इसकी दर रहेगी। चलती हुई यानी थोड़ी सुधरी हुई दशा है तो 3 से 10 हो गया। दौड़ रही है तो और सुधरी हुई दशा है 10 से 20 हो गया। और कूद रही है मतलब बहुत खा लिया है, तो ज़्यादा खा लिया है तो 20% से ज़्यादा हो गया। यहाँ आराम से आप मैच करा सकते हैं। तो ये आमने सामने पहले से ही मैच है, इसमें कुछ करना नहीं था। तो हम डी को चुनते हैं। 1 2 3 4 आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 141 इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। ऐसी वस्तुएं जिनको कि कुछ निश्चित समय के बाद प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उन्हें ऑरेंज गुड्स कहा जाता है। ये दिया हुआ है। ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय होती हैं और निम्न लाभांश की सीमा प्रदान करती हैं उन्हें लाल गुड्स कहा जाता है रंग के हिसाब से, जैसे कि खाद्य पदार्थ। ऐसे उत्पादन जिन पर की अधिकतम लाभांश की सीमा होती है और वे एक लंबे समय के बाद बदल दिए जाते हैं उन्हें ब्राउन गुड्स कहा जाता है। तो कौन सा इसमें से सही है। गुड्स के बारे में जो रंग यहाँ डिसाइड किए गए हैं कौन सा परफेक्ट होगा, देख लीजिए। तो ये जो 141 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन जो तीसरा वाला कहा गया है वो गलत है। तीसरे वाले में ये कहा गया है, इसमें पहले आप ए को चुन लीजिए। तीसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ऐसे उत्पाद जिन पर की लाभांश की सीमा ज़्यादा होती है और वो एक लंबे समय के बाद बदल दिए जाते हैं तो उन्हें येलो प्रोडक्ट्स कहा जाता है या येलो गुड्स कहा जाता है, ब्राउन नहीं कहा जाता है। इसके बाद 142 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गांधीवादी योजनाओं को श्री मन्नारायण ने वर्ष 1944 में प्रारंभ किया था। जन योजना को एम एन रॉय ने 1955 में प्रारंभ किया था। सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में 30 जनवरी से प्रारंभ किया था। इस प्रकार से ये प्रारंभ का और प्रारंभकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो आप बताइए सही कौन सा है। 142 इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो जन योजना का प्रतिपादन है वो एम एन राय ने 1945 में किया था, न कि 1955 में। तो पहला और तीसरा इसमें सही है और पहला तीसरा सही है तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1955 नहीं होगा बल्कि 1945 होगा। इसके बाद 143 को देखिए। इसमें 3 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत दिसंबर 2014 में की है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2010 में की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों का इसमें विलय कर दिया गया, ऐसे दिया हुआ है। पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। ये सब कुछ बातें कही गई। आप बताइए सही कौन सा इसमें से नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। 143 आप देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी केवल दूसरा जो है वो इसमें से सही नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 15 अगस्त 2008 में शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों को इसमें विलय कर दिया गया। तो इसकी जो तारीख दी है वो 2010 नहीं होगी बल्कि 2008 होगी। इसके बाद 144 यानी 144 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से सही विकल्पों का आपको चयन करना है। प्रतीक मुद्रा है, सीमित वैध मुद्रा है, इसके अलावा आदेश मुद्रा है, उसके आगे उसका मतलब दिया हुआ है जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। ऐसी मुद्रा जिसका कि कानूनी तौर पर एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जाता है और इसी प्रकार से यहाँ पे उसका लेन देन मतलब बदलाव संभव नहीं है, ऐसे दिया हुआ है आदेश मुद्रा में। तो 144 को पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा उत्तर होगा बताइए। देखिए इसमें से कोई नहीं, इसमें आपको सही विकल्पों का चयन करना है। तो इसमें से कोई भी आपका जो विकल्प है वो ठीक नहीं।
इसके बाद आगे चलते हैं, 145 को देखते हैं। 144 को हमने देखा, इसका डी वाला था। 145 में अगर देखा जाए तो इसमें सही विकल्पों का आपको चयन करना है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, अवध वाणिज्यिक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना वर्ष दिया हुआ है तो इसको आपको मैच कराना है, कौन से बैंक का स्थापना वर्ष कौन सा है, इस हिसाब से मिला लेना है। तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 4132 के हिसाब से इसे मिला लेंगे, यानी पहले वाले का चौथा हो जाएगा, इसके बाद दूसरे वाले का पहला हो जाएगा, तीसरे वाले का तीसरा ही रहेगा और जो चौथा वाला है इसका दूसरा हो जाएगा। ये इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद 146 की ओर चलते हैं। यहाँ पर सीलोट मनुडुंग के नाम से दिया हुआ है और इसके अलावा एबुटीलोन, ये दोनों ही पादपों की अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। दोनों जो नाम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजातियों के पौधे हैं और ये पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो नाम तो साउथ इंडियन मालूम होता है, तो ये किधर मिलेंगे बताइए। 146 जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए गए हैं, तो यहाँ आराम से आप इन दोनों का जो पेयर है उसको चुन सकते हैं। इसके बाद 147 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही है ये आपको चुनना है। जीवाश्मिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक और आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, और उसके आगे व्यक्तियों का नाम दिया है रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, लियोनार्डो दा विंची और कैरोलस लिनियस इनका नाम है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है, मतलब पहले से मैच किया हुआ है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। 147 तो इसमें अगर आप देखें तो बी वाला होगा, यानी दूसरा और चौथा जो है वो सही मैच है, दूसरा और चौथा जो है वो सही मैच है, लेकिन जो पहला और तीसरा है वो आपका इसमें सही मैच नहीं है। जो पहला वाला है वो जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दा विंची से मैच करेगा, यहाँ रॉबर्ट हुक नहीं होगा, और कोशिका विज्ञान के जनक जो है वो रॉबर्ट हुक होंगे, तो यहाँ सही मैचिंग इस प्रकार से होनी चाहिए। इसके बाद 148 को देखते हैं। 148 में कहा गया है ओराइजा सटाइवा और फेलिस कैटस वैज्ञानिक नाम से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आम और सरसों, तेंदुआ और गेहूं, धान और बिल्ली, सरसों और गाय, ये वैज्ञानिक नाम से आपको मैच करना है। ओराइजा सटाइवा ये वानस्पतिक नाम है और फेलिस कैटस ये जंतु वैज्ञानिक नाम है, मतलब किसी जीव का नाम है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा मैच करेगा। आम का ओराइजा सटाइवा होता नहीं है, तेंदुआ और गेहूं इसमें मैच करेगा नहीं, ये धान हो सकता है या सरसों हो सकता है, तो या तो सी होगा या डी होगा, कौन सा होगा बताइए। सी होगा, ये धान और बिल्ली का होगा। फेलिस कैटस ये जो है ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है और ओराइजा सटाइवा जो है ये धान का है। आगे चलते हैं। वैसे आम का क्या होता है, मैजीफेरा इंडिका होता है, और गेहूं का क्या होता है तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस ये सरसों का होता है, गाय का बॉस इंडिकस होता है, ये सब नाम है इसके। इसके बाद 149 को देख लीजिए। वृद्धि रोधक हार्मोन किसको कहा जाता है, कौन सा हार्मोन पादपों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। दो प्रकार के हार्मोनों के बारे में, एक तो जंतु हार्मोन है और दूसरा पादप हार्मोन है, आपको बताना है। देख लीजिए, तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, यानी आपका जो इसमें से सही उत्तर है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसके बाद 150 को देखते हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि के संबंध में सही विकल्पों का चयन कीजिए। इसके अलग अलग नाम है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो बन्ना कृषि है, इसके अलावा ये बत्रा कृषि कही जाती है असल में, कुमारी कृषि है, दीपा कृषि है, कमन और धावी कृषि है। क्षेत्र दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से सही विकल्पों के साथ मेल खाता है। 150 को आप देख रहे हैं, इसका डी होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा ये तो सही है, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन ये जो दूसरा कुमारी कृषि मध्य प्रदेश दिया है ये सही नहीं है। कुमारी कृषि किधर की है, ये पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि है, यानी एक स्थान पर जमीन बंजर हो जाए तो उसको छोड़कर कहीं और जंगल काटकर वहां पर अपना उपजाने लगे। इससे जंगलों का बहुत ज्यादा एक तरह से निर्वनीकरण होता है, और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पे वनों की स्थिति में खराबी इसीलिए आई है। इस बार जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसकी वजह से इस प्रकार की हालत हो गई है। हालांकि पेड़ वहां अभी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्थितियां खराब हैं। तो यहां तक इसमें समाप्त होता है। अब अगले टेस्ट में अगली चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।